एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस सुन को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी से उसके जॉब के बारे में बात कर रही होती है। और वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है ये बात जानने के बाद कि ये जॉब जो प्रोवाइड करवाने वाली है उसमें काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है। ये इसका इतना ज्यादा रिएक्शन देखते हुए वो उससे कहने लगती है कि जरा अपने आप को देखो, तुमने जैसे ही पैसे के बारे में सोचा सुना तो तुम्हारी जो आंखें हैं वो तुरंत चमकने लगी। तुम्हें ये बात का अंदाजा भी नहीं है कि आखिरकार जिहान के साइड में कितने ज्यादा लोग रहना चाहते हैं, उसके साथ काम करना चाहते हैं, वो भी बिना पैसों के। और बात करें तुम्हारे बारे में तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी भी लड़की से, तुम्हें तो बस पैसे से मतलब है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शर्मिंदगी से भर जाता है। तो मिस्सन उसे और समझाती है और उससे कहने लगती है कि ठीक है, बाकी सब तो बातें हो जाएंगी, तुम मेरे घर पर पहले चलो, मैंने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फूड फिर से खरीद लिया है और वो वेस्ट ना जाए इसलिए मैं तुम्हें बनाने में लगी हुई हूँ, क्योंकि मैं अकेले उसे खत्म नहीं कर पाऊंगी। और जब दोनों के दोनों एक साथ मिलकर डिनर कर रहे होते हैं तभी वो कहने लगती है कि मेरा तो काफी जल्दी खत्म हो चुका है। एमसी ये बात सुनकर काफी सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है क्या तुम्हें आज जो मैंने खाना बनाया था तुम्हारे लिए वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया? तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं अपना वजन घटाने की कोशिश करने में लगी हुई हूँ। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हें तो और भी ज्यादा खाना चाहिए, तुम्हें खाना कुछ भी कर वेस्ट नहीं करना है। और हमारे एमसी को खाते हुए वो घूरना चालू कर देती है और ऐसा देखते हुए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार मिस्सन उससे इस तरीके से क्यों घूरने में लगी हुई है। तभी एमसी उससे पूछता है, मिस्सन क्या तुम मुझ पर इस तरीके से घूरती ही रहोगी? मुझे काफी ज्यादा नर्वस महसूस होने में लगा हुआ है, क्या मैंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है? तभी मिस्सन उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ गलत कर भी कह सकते हो, मैं बस तुम्हें इसलिए घूरने में लगी हुई थी क्योंकि तुम कुछ जहाँ पर खाना खाने में लगी हुई हो और तुम शायद फूड स्ट्रीमर बनने के लिए सुटेबल हो, तुम फूड स्ट्रीमर बन सकते हो जिस तरीके से तुम खाना खाने में लगी हुई हो। और जहाँ तक कि तुम्हारी जो एनर्जेटिक तुम्हारे खाने का जो तरीका है बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने जन्म जन्म से कुछ नहीं खाया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज तो कहनी पड़ेगी, जैसे मैं तुम्हें खाते हुए देख रही हूँ तो तुम्हें देखते हुए पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, मुझे काफी ज्यादा शांति भरा महसूस फील हो रहा है। और जैसे ही हमारा खाना खत्म हो जाएगा हम लोग क्लीन अप कर देंगे, मैं कर दूंगी और तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम क्या कल खाना चाहोगे, मैं उसकी तैयारी भी कर दूंगा। अब जबकि मेरे पास हर दिन समय बचता ही है तो इस वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मिस सुन हमारे एमसी से पूछती है क्या तुम कल के समय में फ्री हो, और अपनी एक्सरसाइज करने लगती है उसी ड्रेस में और अपनी उस पोजीशन को बनाने के बाद जब हमारा एमसी उसे देखता है तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि जी हाँ मैं कल फ्री हूँ। तभी मिस सुन उससे कहने लगती है कि एक पोजीशन बनाती है जिससे भाई सब कुछ दिख जाता है, लेकिन हमें नहीं दिखने वाला, चिंता मत करो। और वो कहने लगती है कि कल के समय में तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए जाओगे। लेकिन हमारा एमसी इतना सब कुछ देखने के बाद उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है और वो मान जाता है उसके साथ जाने के लिए। तभी वो लड़की अगले दिन हमारे एमसी घर पर पहुंचती है और उससे कहने लगती है कि ये तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है कि तुम तो इस वीकेंड के समय भी ज्यादा देर तक नहीं सोए हो, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। तभी वो हमारे एमसी का मजाक उड़ाती है और उससे कहने लगती है कि जरा तुम अपने आप को देखो कि तुम किस तरीके से खाना खाती हो, तुमसे तुम्हारा खाना कोई भी नहीं चुराने वाला, तुम आराम से खा सकते हो और मैंने ऑलरेडी अपना खाना खा लिया और मेरा पेट भरा हुआ है, ये काफी ज्यादा वेस्ट चला जाएगा अगर हम लोग इस खाने को फेंक देंगे तो। और तभी वो अपने दिन के प्लानिंग को बताने लगती है अपने शॉपिंग पे जाने के बाद और कहने लगती है कि हम दिन का जो लंच है वो घर पर ही करेंगे और जब तक हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाएंगे उसके बाद हम लोग बाहर ही कुछ खाकर आएंगे। खैर आज रात के लिए तुम मेरे साथ रहोगे, तुम कहीं और पर नहीं जा सकते। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई? और ऑफ कोर्स ये बात, अगर तुम्हारे पास कोई भी जरूरी काम, इंपोर्टेंट काम आ जाता है तो तुम्हें मुझे एडवांस में बताना होगा पहले से। और दिखाया जाता है कि इस मिस सुन ने कितनी ज्यादा शॉपिंग कर रखी होती है और शॉपिंग का सारा सामान हमारे एमसी को उठाने के लिए दे दिया है। तभी मिस सुन उससे कहने लगती है कि तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो। तभी हमारे एमसी को उस जुओ सीमान का कॉल आता है और वो उस कॉल को उठाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे इस वक्त कॉल क्यों लगाया, अगर तुमने मुझे कुछ भी इंपोर्टेंट काम नहीं बताया तो मैं इस कॉल को तुरंत रख दूंगा। तभी वो उससे पूछने लगती है कि जो वो जुए है उसने कहा था कि वो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है। तभी हमारी एमसी उससे कहने लगती है कि मैंने पहले तुम्हें बोल दिया है कि मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए और मैंने उसे ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। तभी जियो सीमान अपने घर पर बैठी हुई होती है, जिस ड्रेस पर मैं बैठी है वो कुछ ज्यादा ही हल्का होता है, दिमाग हिलाने लायक, और उससे कह रही होती है कि आज का दिन काफी ज्यादा लास्ट होने वाला है वीकली रैंकिंग के हिसाब से। अगर तुम अभी एग्री हो जाते हो जो कंपनी है वो तुम्हें तुरंत रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने लगेगी और तुम्हारे गाने स्टबर्न को टॉप लिस्ट में भी डाल देगी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में जो नेक्स्ट वीक है हम उसके रिसोर्सेज भी तुम्हें प्रोवाइड करवा देंगे और तुम्हारे उस गाने को टॉप लिस्ट में हिट होने और जितना ज्यादा तुम्हें ट्रैफिक मिलने में लगा हुआ है, जितने ज्यादा लोग तुम्हारे गाने को सुनने में लगे हुए हैं, तुम उसके सहारे काफी ज्यादा फेमस भी बन सकते हो। और कंपनी का जो वीवो अकाउंट है, जो भी तुम्हारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो सभी को भी क्लियर कर देगी, जो कि तुम्हारे और कंपनी के लिए दोनों के लिए ही अच्छी रहेगी। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार उस लिस्ट के जो रैंकिंग की जो लिस्ट है उसका मुझे क्या काम, और डायरेक्टली उसकी बकवास ना सुनते हुए उससे मना कर देता है कि अब मैं कॉल को रख रहा हूँ। तभी मिस सुन उसकी ये बात सुनते हुए उससे कहने लगती है क्या यहाँ पर तुम्हें कोई अर्जेंट काम आ चुका है? खैर मैं घर पर जा सकती हूँ और तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ, तुम आकर तब मुझसे बात कर सकते हो जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तभी जुओ सीमन हमारे एमसी पे गुस्सा करती है और उससे कहने लगते हैं कि ये तब तो ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ अभी तुम इस वक्त अपने लैंडलॉर्ड के साथ हो क्या? आपके कर तुम दोनों वहां पर बाहर क्या कर रहे हो? इतनी क्यों जल रही है भाई ये? इसने तो हमारे एमसी को छोड़ा था ना, अब क्यों जलने में लगी हुई है? और इतने गुस्से में आकर उससे कह रही होती है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी में मैं जो चाहे करूँ,
तुमसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, निकल पहली फुर्सत में। और भाई उसकी जो जलती है ना, मजा आ जाता है देख के। और वह गुस्से के मारे अपने मोबाइल को भी जमीन पे दे मारती है। दूसरी तरफ जो मिस सुन होती है वो हमारे एमसी से कहने लगती है कि ये अभी जिसने कॉल किया था वो तुम्हारी वह लिटिल गर्लफ्रेंड है। तभी एमसी उसे समझाता है और उससे कहने लगता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड अब नहीं रही। तभी मिस सुन उससे पूछने लगती है कि मैं काफी ज्यादा क्यूरियस इस बात को जानने के लिए कि आखिरकार वो किस तरीके का काम करती है। तभी ये बात कहते हुए काफी ज्यादा हिचकिचा रहा होता है हमारा एमसी। इतना सब कुछ सुनने के बाद वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में यहाँ पर मेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें अभी भी मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं जाना? और जिस तरीके से हमारा एमसी उसकी बात को इग्नोर कर देता है, तभी जो मिस सुन होती है इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि मैंने काफी समय से शॉपिंग के लिए नहीं आई थी और मैंने काफी समय से यहाँ पर घूमा भी नहीं है। और इतना ज्यादा सामान उठाने के बाद एमसी काफी ज्यादा थक चुका होता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये सब कब खत्म होने वाला है। और तभी मिस सुन एक शॉप पर चली जाती है और वहां पर जाकर उससे कहने लगती है कि जरा इस ड्रेस को तो देखो, ये तुम पर सूट करेगा। और जैसे ही हमारा एमसी उस सूट की प्राइस देखता है तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है और उसको देखकर कहने लगता है कि इसकी प्राइस तो 100 के है, यानी कि 1 लाख। ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन मिस सुन उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। ऑल्सो हम इस कपड़े के साथ इस टाई को भी लेना चाहेंगे और शूज को भी लेना चाहेंगे। अब बहुत हो गया तुम्हारी बकवास, अब जल्दी से जाओ और अपने कपड़ों को बदल कर आओ यहाँ पर और मुझे दिखाओ कि तुम कैसे लग रहे हो। लेकिन हमारा एमसी अभी भी तैयार नहीं होता और उससे कहने लगता है कि सिस्टर टोनी, ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। लेकिन मिस टोनी बिल्कुल भी मानती नहीं है और वो उसे धक्का दे देती है चेंजिंग रूम में और उससे कहने लगती है कि तुम आखिरकार ये सब क्या बकवास करने में लगे हुए, जल्दी से जाओ और चेंज करो। तभी हमारा एमसी अपने पूरे के पूरे ड्रेसअप को चेंज कर आता है और काफी ज्यादा अलग लग रहा होता है पहले के मुकाबले में। जिसको देखकर मिस टोनी उससे कहने लगती है कि ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, तुम्हारी जो बॉडी शेप है वो सुटेबल है इस टाइप की ड्रेस के लिए और तुम काफी ज्यादा फिट भी लगने में लगे हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जो सूट है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि आखिरकार मेरी आंखें वाकई में बहुत ज्यादा तेज है, अब हम इस सूट को जरूर बाय करेंगे। और तभी वो उसके कंधे पर हाथ रखती है तो हमारा एमसी उससे पूछने लगता है, कम ऑन मिस सुन, मुझे इन सब चीजों की या फिर इस सूट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपसे सच्ची में कहने में लगा हूँ। तभी मिस सुन उससे कहने लगती है कि तुम्हें पैसों के बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सूट है वो मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर देना चाहती हूँ। तभी एमसी ये बात सुनते हैं उससे कहने लगता है कि मिस सुन, तुम कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट पोजीशन में मुझे डालने में लगी हुई हो और जिस तरीके से मिस सुन इस वक्त एक्सप्रेशन देने में लगी हुई है इसके इरादे मुझे कोई ठीक नहीं लग रहे होते। वो तो आगे चल के पता चलेगा कि आखिरकार क्या ही सिचुएशन हो रखी है। और वो उससे कहने लगती है कि अगर तुम वाकई में अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन में पा रहे हो तो तुम मुझे आज रात की पार्टी में कंपनी देने के लिए मेरे साथ जा सकते हो और उसे तुम पेमेंट की तरफ समझ जाओ। और अगर तुम ऐसा करते हो और मेरी मदद करते हो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें कुछ भी चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या मैं इस सूट को यहीं पर छोड़कर जा सकता हूँ और अगर कोई ऐसा सूट ले सकता हूँ जो कि डिस्काउंट के लिए हो। लेकिन मिस तुम तुरंत उससे मना कर देती है और तभी वो अपने मोबाइल को चेक करती है तो पता चलता है कि सभी के सभी मेंबर्स ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं। और वो कहने लगते हैं कि अब हमें वहां से चलना चाहिए, हमारी जो शॉपिंग है वो ऑलरेडी जब तक फिनिश हो ही चुकी है, अब तो हमें जाकर अपना खाना बना या फिर मील वगैरह कर लेना चाहिए। तभी नेक्स्ट सीन में हमें मिस तुन को दिखाया जाता है कि जो कि हमारे एमसी के साथ एमएल कैसल की तरफ पहुंच गई होती है और जिसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि मुझे ऐसा कि फील होने में लगा हुआ है कि ये कोई ट्रैप वगैरह है, क्या मैं अंदर नहीं जा सकता? तभी मिस सुन उससे कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अब जबकि तुम यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हो तो तुम यहाँ पर मेरे साथ अगर खाना खा लोगे तो तुम्हारा कौन सा नुकसान हो जाएगा। और वो हमारे एमसी की टाई को ठीक करते हैं, उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हें सूट के पैसे के बारे में पूछने वाली हूँ, तुम्हें बस मेरे साथ चलना है और जितना ज्यादा हो सके अपने दिल खोल के खाना है। आज का जो तुम्हारा टास्क है वो वाकई में बहुत ज्यादा सिंपल सा है, तुम्हें बस ज्यादा कुछ नहीं करना बल्कि मेरा टेम्पररी बॉयफ्रेंड बनकर रहना है। और वो हमारे एमसी के हाथों में हाथ डालकर बाहों में बाहें डालकर आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी वहां पर एक जसमुद्दीन आता है और उससे कहने लगता है कि मिस सुन, आखिरकार ये कौन बंदा है? तभी मिस सुन उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम किस बंदे के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें तो इतना भी समझ में नहीं आ रहा? ऑफ कोर्स की बात है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और कौन हो सकता है कि मैं अपने हाथ बाहों में बाहें डालकर चल रही हूँ इसके साथ। और तुम क्या ये सजेस्ट करने में लगी हुई है कि तुम्हारा फादर वगैरह है? जियाओ किंग, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम अपने फादर को इस तरीके से रिकॉग्नाइज करना चाहते हो तो लेकिन तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि तुम इसको रिकॉग्नाइज ना करो। तो तभी वो जसमुद्दीन हमारे एमसी के देखता है और उससे कहने लगता है कि इसके बिहेवियर को देखकर तो इम्पॉसिबल लगता है कि इस जैसा बंदा तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। ये सुनकर मिस सुन को काफी गुस्सा आ जाती है और उससे कहने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं है, इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है मुझे इस तरीके से कंट्रोल करने का। और तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम मेरे काम में दखल अड़ा सकते हो? तुम पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाओ। तभी वो बंदा हमारे एमसी को वार्निंग देते हुए उससे कहने लगता है कि मैं तुझे सावधान कर रहा हूँ कि तुम इससे दूर रहो। लेकिन जैसे भी उंगली दिखाता है तो हमारा एमसी एक थप्पड़ मारकर उसके हाथ को नीचे कर देता है, जिसको देखकर वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और मिस सुन भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाती है और उससे कहने लगती है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया है, जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा टफ निकले हो। तभी हमारा एमसी पूछने लगता है कि तुम किस चीज के बारे में टफ के बारे में बात कर रही हो? और जैसे ही हमारा एमसी इस क्वेश्चन के बारे में उससे पूछता है तो वो लड़की कहीं शर्मा जाती है, उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है और वो कहने लगती है कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में इमेजिनेशन करने में लगी हो, तुम क्या सोच रहे हो भाई? आप गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आखिरकार ये क्या सोच रही है, ऐसा कि हमारा एमसी क्या सोच सकता है। हमारे दिमाग में तो सिर्फ एक ही ख्याल आता है, वो आप समझ गए होगे।
और जैसे ही हमारा एमसी और मिस सुन उसके अंदर जाते तो सभी के सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मिस सुन आज भी वाकई में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने में लगी हुई है। और उससे पूछ रखते हैं क्या आपके बगल में जो बंदा खड़ा हुआ है क्या आप उसे इंट्रोडक्शन नहीं दिलवाओगे हमारा। तभी मिस सुन सभी के सामने हाथ हिलाती है और उससे कहने लगती है कि हम लोग काफी ज्यादा समय बाद मिले हैं। तभी उनमें से एक लड़का आता है और वो उनको देखकर कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये ब्रदर कौन है और क्या करता है, और ये इतना ज्यादा काबिलियत वाला बंदा है कि इसने हमारी मिस सुन को अपने चंगुल में फंसा लिया। ये तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है हम सभी के लिए। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ज्यादा कुछ नहीं है ये, कि बस हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं और हम इससे संतुष्ट हो जाते हैं। इस तरीके का रिप्लाई सुनने के बाद वो दोनों को दोनों काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, खुश हो जाते हैं और उससे क्या लगता है कि ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, ये बात तो माननी पड़ेगी। और जब मिस सुन ये बात सुनती है तो वो उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हारे ये सब कहने का मतलब क्या है, क्या ये तुम्हारी किस्मत वाली बात नहीं है कि तुम मुझ पर देखने के लिए तुम्हें एक मौका मिल रहा है। और जब ये लोग एक दूसरे के साथ इस तरीके से बातें करने लगे होते हैं तो आसपास के जितने लोग होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि कम ऑन यार, ये दोनों आपस में खुलेआम यहाँ पर फ्लर्टिंग करने में लगे हुए हैं और एक दूसरे को टीज कर रहे हैं, वो भी हमारे सामने। मैं वाकई में बहुत ज्यादा जलन मच रही है इस बंदे से। और जब भी मैं मिस सुन के बारे में सोचता हूँ तो स्कूल के समय में ये काफी ज्यादा हमारे उस कैंपस की ब्यूटीफुल फ्लावर थी, और उस समय में तो मुझे ये भी नहीं याद कि आखिरकार उसके पीछे कितने लोग पड़े हुए थे, कितने लोग इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे और कितने लोगों ने इसे फ्लावर्स भेजे हैं और लव लेटर्स भेजे हैं। तभी एमसी ये बात जानने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हारा पास्ट तो वाकई में बहुत ज्यादा ग्लोरियस है। और वो मिस सुन भी उससे यही कहती है, एब्सोल्युटली वाली बात है कि हाँ ऐसा ही कुछ था। तभी हमें एक पियानो को दिखाया जाता है, कोई उसे बजाने में लगा हुआ है और जैसे ही सभी लोग उसको ये सुनते हैं तो वो उसी को देखने लगते हैं, जहाँ पर सभी लोग देखने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हमारे मॉनिटर यहाँ पर पियानो बजाने में लगा हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे जो मॉनिटर है वो अभी भी मिस सुन को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, वो अपने दिल में रखते हैं उसको। क्या इसने जो पास्ट में जो एक्शन दिखाए थे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसे शर्म आनी चाहिए उनके अपने पास्ट एक्शन पर, और अब इतनी ज्यादा हिम्मत दिखा रहा है जैसे कि ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और तभी वो बंदा हमारी मिस सुन की तरफ देखता है, हाँ हमारी मिस सुन, और उसको देखकर कहने लगता है कि जो म्यूजिक है वो मेरी फेवरेट पर्सन के लिए डेडिकेटेड है। और तभी वो पियानो बजाने लगता है और सभी के सभी लोग सुनने लगते हैं। और उस पियानो को बजाने के बाद वो बंदा हमारे एमसी की तरफ बढ़ता है और मिस सुन की तरफ बढ़ता है और अपने हाथों में कई सारे रोज फ्लावर्स लेकर उससे कहने लगता है कि सुन, पास्ट में वो सारी की सारी मेरी गलती थी, मैं उस वक्त काफी ज्यादा गलत था, इसीलिए मैं आप तुमसे इस समय पर तुमसे माफी मांगने के लिए आ चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? मैं तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा, गारंटी से कह रहा हूँ। तभी हमारी जो मिस सुन होती है वो उससे कहने लगती है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है। और हमारा एमसी बीच में आता है और उससे कहने लगता है जरा एक्सक्यूज मी, जरा इस बंदे को मैं संभालता है, तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद इस चश्मुद्दीन को गुस्सा आने लगता है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हारी परेशानी क्या है, क्योंकि मेरी जो सुन है वो कभी भी तुम जैसे वल्गार या फिर गंदे बंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाली है। जरा अपने आप पर देखो तो जरा तुम्हारी नजरें, तुम्हारा चेहरा कितना गंदा रखा है। भले तुम यहाँ पर इतना ज्यादा एक्सपेंसिव सूट पहनकर आ चुके हो लेकिन तुम्हारी जो अंतर आत्मा है लो लेवल की, तुम उसे नहीं छुपा सकते। तभी हमारा एमसी की ये बकवास सुनते हुए उससे कहने लगता है कि कोई बंदा अगर पियानो बजाना जानता है तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी जो सोल है वो ऑटोमेटिकली सुपीरियर बन जाती है। ये बात सुनने के बाद वो चश्मुद्दीन हमारे एमसी से कहने लगता है कि जो सुन है उसे पियानो काफी ज्यादा पसंद है और तुम्हें तो उसके बारे में, उसके बेसिक्स के फैक्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता है, तो आखिरकार तुम कैसे कह सकती हो कि तुम उसके बॉयफ्रेंड बनने के काबिल हो। तभी हमारा एमसी मिस सुन से पूछने लगता है क्या तुम्हें पियानो म्यूजिक काफी पसंद है। तभी वो कहने लगती है कि हाँ कुछ ऐसा ही है। तभी हमारा एमसी आगे बढ़ता है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए एक पियानो पीस बजाने वाला हूँ। तभी वो चश्मुद्दीन हमारा एमसी पे हंसता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि पियानो बजाना किसी ऐसा है जैसे कि तुम पानी पीने में लगे हुए हो, तुम तो पियानो को काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हो। ये बात सुनते हुए बाकी आसपास के जितने लोग खड़े होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि तुम, इस बंदे ने बिल्कुल सही कहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा ह्यूमिलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्रदर जियाओ है वो काफी समय से पियानो को बजाते हुए आ रहे हैं, उन्हें कम से कम 10 से ज्यादा साल गुजर चुके हैं और काफी सारे पियानो अवार्ड्स भी उसने जीते हैं। कभी कभी इंसानों को सेल्फ अवेयरनेस के बारे में भी पता होना चाहिए। तभी मिस सुन उससे कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम जाकर बजा सकते हो, वैसे भी मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, लेकिन तुमने मेरे लिए इतना करने के बारे में सोच भी रहे हो तो ये मेरे लिए काफी है। तुम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बजा सकते हो, जब तक तुम इसे बजाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार वो कैसा म्यूजिक होगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हिम्मत से तालियां बजाऊंगी। तभी हमारा एमसी मिस सुन काफी नजदीक आते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा अपसेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एडवांस में, क्योंकि जो पियानो है मुझे पता है कि किस तरीके से बजाया जाता है थोड़ा बहुत। ये बात सुनने के बाद वो चश्मुद्दीन हमारे मिस सुन को समझाता है और उससे कहने लगता है कि सुन जिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तुम्हारी आंखें यहाँ पर खुल जाएंगी। इन जैसा बंदा तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे जैसे सर्कल में भी आने के लायक नहीं है। ये बात सुनने के बाद मिस सुन उससे कहने लगती है कि तुम अपना मुंह बंद रख, मुझे तेरी आवाज तो बिल्कुल भी ना सुननी। और तभी हमारा एमसी पहुंच जाता है वहां पर उस म्यूजिक को बजाने के लिए, और जैसे ही वहां पर वो म्यूजिक को बजाता है तो सभी के सभी लोग दंग पड़ जाते हैं, खासकर एक बुढ़ा किसी के साथ जाने में लगा हुआ होता है और उसकी ये म्यूजिक सुनने के बाद काफी शौक होते हैं। उससे कहने लगता है कि आखिरकार इस म्यूजिक को कौन बजाने में लगा हुआ है, और तभी हमें इस बुड्ढे के बारे में बताया जाता है। इसका नाम यांग तियानजू है और ये लाइफ लॉन्ग ऑनरी प्रोफेसर है पियानो का, वो भी बीजिंग कंजर्वेटरी म्यूजिक एकेडमी में।
या फिर कह सकते हो कोई यूनिवर्सिटी। सीधे शब्दों में कहो तो ये म्यूजिक में काफी ज्यादा एक्सपर्ट बंदा है, काफी ज्यादा मशहूर है। वो उस म्यूजिक की तरफ बढ़ने लगता है, तभी उसकी ग्रैंड डॉटर होती है उसको देखकर कहने लगती है कि ग्रैंडफादर आप लोग कहाँ पर जा रहे में लगे हुए हो। तभी वो दूसरा बंदा खड़ा हुआ होता है, वो उससे कहने लगता है कि मिस्टर अंक क्या आप ठीक हो। तभी वो बुढ़ाऊ की नजर किसी चीज पर जाती है और वह और कोई नहीं बल्कि वो उसकी नजर हमारे एमसी पर जा रही होती है, जो कि अभी अभी उस म्यूजिक को बजाकर उठा हुआ होता है। और सभी के सभी लोग उसकी तारीफ करने में लगे हुए होते हैं कि किस तरीके से कितना ज्यादा ब्यूटीफुल इसने पियानो बजाया हुआ है। और कह रहे होते हैं कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था कि पियानो को इतना ज्यादा बेटर भी बजाया जा सकता है। मुझे ऐसा फील होने में लगा हुआ है जैसे कि मेरे दिल के पूरे तार हिला दिए। आज का शो तो वाकई में बहुत ज्यादा औसम था। ये तो लोगों के दिमाग को भी इफेक्ट कर सकता है, ये एक ऐसा म्यूजिक था। और जो सुन होती है ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और काफी एक्साइटमेंट से चिल्लाते उससे कहने लगती है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस तो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट थी। और उस चश्मुद्दीन की तो वहां पर हालत पतली हो जाती है, उसकी ऐसी तैसी हो जाती है, उसकी बेइज्जती हो जाती है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात नहीं है, मुझे पता है कि ये गाना इतना ज्यादा बेटर तो नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो सही होना ही चाहिए था। ये बात सुनने के बाद वो बंदा कतई चिल्ला पड़ता है चश्मुद्दीन, और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके का पीस है। मैंने इस तरीके का गाना कभी भी पहले फ्यूचर में आई मीन पास्ट में कभी भी नहीं सुना है। ये बिल्कुल अनफेयर है, तुम कभी भी टेक्निक के हिसाब से नहीं जीते हो, बल्कि मैं इसका जो पीस है ना, जो गाना है, तुम उस मतलब जो पियानो का जो गाना होता है ना, म्यूजिक होता है, तुम उसके बेसिस पे जीते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुमने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है, क्योंकि मैंने इस गाने को कभी बजाया ही नहीं है। और जहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं वो ऐसे इस दुनिया में पहले लोग हैं जो कि इस गाने को सुन के काफी ज्यादा खुश हुए हैं। ये बात सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ बातें करते हैं। उससे क्या लगता है कि ये कितनी ज्यादा शॉकिंग वाली बात थी कि इस बंदे ने ऑन द स्पॉट अपना पीस लिख लिया है। लगता है कि इसकी जो टैलेंट्स है वो ये छुपाकर बैठा हुआ था। ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा पियानो प्रोडिजी है। जो मिस सुन है उनका बॉयफ्रेंड वाकई में बहुत ज्यादा बेटर है और वो काफी ज्यादा अनफ्रेंडली भी। मिस सुन, आपने इस जैसे बंदे को हमें कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया हमारे साथ। तभी मिस सुन ये जानकर काफी ज्यादा खुश होती है कि सभी के सभी लोग उसकी तारीफ करने में लगे हुए हैं और उससे कहने लगता है मैंने तुम्हें इन सभी को इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इन सभी को चुरा लो, लेकिन अब जबकि तुम इसे देख सकते हो, तुमने काफी ज्यादा अच्छा म्यूजिक बजाया है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। ये बात सुनने के बाद वो चश्मुद्दीन काफी गुस्सा हो रहा होता है और हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुमने इस गाने को खुद लिखा है, ये इम्पॉसिबल है, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम जैसा सोचना चाहते हो वैसा सोच सकते हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी वो बुढ़ाऊ हमारे एमसी की तरफ आता है और वो हमारे एमसी से पूछने लगता है क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि आखिरकार इस पीस का क्या नेम होने वाला है। तभी हमारा एमसी उस गाने का नाम बताता है और उससे कहने लगता है कि इसका नाम ड्रीम वेडिंग है। ये बात सुनने के बाद वो बुढ़ा काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कहने लगता है कि मुझे समझ में आ चुका है, जब भी मैंने इस गाने को अभी भी सुना था तो मुझे ऐसी ड्रीम लाइक फीलिंग आने में लगी हुई थी जैसे कि इस गाने के अंदर मिक्स्ड बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल, जैसे कि बहुत ज्यादा उदासी हो, बहुत ज्यादा सौरव मौजूद था। और तुमने बिल्कुल इसका नाम भी परफेक्ट रखा है क्योंकि एक ऐसा ही ये गाना ऐसा है जो कि तुम्हारी शादी के बारे में तुम्हें याद दिलाता है, उस मोमेंट को तुम कभी भूल नहीं सकते। और ये ऐसा मोमेंट जो कभी रियलिटी भी नहीं होता, जिसे तुम पसंद करते हो उसके साथ कभी नहीं जा पाते, ये कुछ ऐसा ही चीज है। और जितना ज्यादा तुम्हारे पास सैडनेस होती है उसी के हिसाब से उसी को मेजर करते हुए तुम्हारी लाइफ में काफी ज्यादा अच्छी हैप्पीनेस और काफी ज्यादा खुशी भी आती है समय समय पर। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही कहने में लगे हुए ओल्ड मैन, मैं तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे गाने का मतलब इतने ज्यादा अच्छी तरीके से समझने में कामयाब रहोगे। तभी भी बुढ़ाऊ हमारे एमसी से कहने लगता है कि अच्छा तो ये वाकई में गाना तुम्हारे द्वारा लिखा गया है। हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम ऐसा कह सकते हो। तभी बुढ़ाऊ को ये बात जैसी कंफर्म होती है तो वो उससे कहने लगता है कि वाकई में इस दुनिया में हमारी इस नई जनरेशन में टैलेंट्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, जो कि हमारी जैसी ओल्ड जनरेशन को भी काफी ज्यादा सरप्राइज कर देती है और मुझे ये बात काफी ज्यादा खुश करती है। और अगर तुम इस पीस को वर्ल्ड वाइड में छोड़ देते हो, रिलीज कर देते हो, तो ये काफी होगा इसको तुम्हें पूरी तरीके से पॉपुलर बनाने के लिए। और जो भी वर्ल्ड फेमस पीसेस यहाँ पर फैले हुए हैं ये उनके मुकाबले में बिल्कुल उनके बराबर ही है। और हमारा एमसी भी कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी भी बुढ़ाऊ हमारे एमसी के नाम पूछता है और उससे कहने लगता है क्या मैं तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्टेक्ट करने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मेरा नाम लिनके है और तुम मुझे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहे हो उसके बारे में। लेकिन वो बंदा बुड्ढा हमारे एमसी की बात काटता है और उससे कहने लगता है कि मेरे कोई अदर इंटेंशंस नहीं है, मैं बस तुम्हें किसी भी तरीके से केयरलेसली परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी होती है तो मैं तुम्हें अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। और उस बुड्ढे के साथ जो दो लोग आए हुए होते हैं, उसकी ग्रैंडडॉटर होती है और एक अंकल जी होते हैं, ये बात जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उससे मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दूसरी तरफ जो दद्दू होते हैं वो हमारे एमसी को नंबर लिखते हुए देते हैं और उससे कहने लगते हैं कि मैं अपना फोन नंबर आपको देता हूँ। और हमारा एमसी उससे कहने लगता है क्या आप भी इस गाने को लेना चाहोगे। तभी बुड्ढा उससे कहने लगता है कि जी हाँ, हम उसे लेना चाहेंगे।
और दोनों के दोनों अपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेते हैं। और तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है, उसके नोट्स को देते हुए, जो गाना उसने बजाया था अभी उसके सारे नोट्स उसे दे देता है और उससे कहने लगता है कि आपको वाकई में पियानो बहुत ज्यादा पसंद है, आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अब जबकि तुम इस चीज को वाकई में पसंद करती हो तो आप इसे रख सकते हो और मुझे भी धन्यवाद कहने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ कोई चिल्लाते हुए कहने में लगा हुआ होता है कि पियानो लव मेरे ग्रैंडफादर फादर से आज तक पूरी लाइफ में किसी ने भी इस तरीके से बात नहीं की है। तभी वो दद्दू उस कैन को उठाता है और कैन को उठाने के बाद उससे कहने लगता है कि जो नोट्स अभी मुझे जो मिले हैं, जो स्कोर मुझे मिला है, तुम्हें पता भी है कि उसकी कीमत और उसका अंजाम क्या हो सकता है। हे क्विंगलैंड, मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें ये समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ना ही तुम इसे समझती हो, क्योंकि जो स्कोर राइवल्स करते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड फेमस जितने भी क्लासिक्स है ना, उनके मुकाबले में जो उनसे ज्यादा बेटर है, सीधे कह सकते हो। तभी वहां पर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आखिरकार वह बंदा कौन था। वो दूसरा कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडेंटिटी जरूर होगी। और ये इस गाने को काफी ज्यादा पसंद भी करता है और वो जसमुद्दीन गुस्से में होते हुए अपनी मुट्ठी को मारने में लगा होता है। तभी मिसुन उससे देखती है तो काफी ज्यादा खुश होती है और वह हमारे एमसी की तरफ बढ़ते हुए उसकी तारीफ करती है और उससे क्या लगती है कि तुमने इस गाने को काफी ज्यादा बेटर तरीके से बजाया हुआ है, चलो हम लोग वापस चलते हैं और मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड जरूर दूंगी इसके बदले में। और ये शसमुद्दीन गुस्सा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, बस जल रहा है बंदा। और अगले ही पल वह दोनों के दोनों वहां से निकल पड़ते हैं, जहां पर हमारी मिस सुन हमारे एमसी से कहने में लगी हुई थी कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हें पियानो बजाना आता है और तुमने काफी ज्यादा अच्छा भी बजाया था। तभी एमसी उसकी ये बात सुनता है, उससे कहने लगता है कि मेरे घर पर पियानो मौजूद नहीं था, इसलिए तो नॉर्मल वाली बात है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। तभी मिस सुन उससे कहने लगती कि मैं तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगी, लेकिन तुमने मुझे रिवॉर्ड के तौर पर कुछ भी नहीं मांगा है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अगर तुम ऐसा कहना चाहती हो तो तुम जो चाहे वह कर सकती हो। तभी मिस सुन उससे पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ और क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहोगे। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि अगर तुम मुझसे कहना चाहोगी तो तुम मुझे नेचुरली बता दोगी, मुझे कुछ भी तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। तभी वो बताने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें सच सच बताऊं तो जो चश्मुद्दीन वहां पर खड़ा था जिसका नाम जियाओ कोंग था, वो दरअसल मेरा क्लास प्रेसिडेंट था कॉलेज के समय में। और उसी समय पर मैं फ्रेशमैन की तरफ पर उस कॉलेज में एंट्री ली थी और उस बंदे ने मेरा पीछा किया था मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए और हर एक कोशिश की थी ताकि वो मुझे पटा सके। लेकिन उस समय पर मैं बहुत ज्यादा नेव थी, बहुत ज्यादा मासूम थी, इतना कुछ दुनिया के बारे में मुझे पता नहीं था। पहले तो मुझे लगा कि ये ज्यादा बंदा ठीक नहीं है और मुझे इंटरेस्ट नहीं था उस बंदे में, लेकिन जैसे जैसे उसकी सिंसियरिटी में समय के साथ देखती गई वैसे वैसे मैंने उसे डेट करना चालू कर दिया। ये बात तो तुम्हें पता ही होगी कि जो कॉलेज है वो उसके बस खाना, सोना और प्यार में पड़ना, यही 3 चीजें होती हैं। लेकिन ये चीज मेरे लिए उस समय पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि जब मैंने इसके साथ टच में आने की, कांटेक्ट करने की कोशिश की थी तो मुझे ये बात पता चला कि ये बंदा ऑलरेडी दूसरे वुमन के साथ किसी होटल में मजे मारने में लगा हुआ था और मुझे इसकी सच्चाई के बारे में उस वक्त पता चल गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं जिस लड़की के साथ ये गया था उस लड़की को मैं भी जानती हूँ और वो मेरे ही साथ सेम ग्रेड में मौजूद थी, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट में। और वो वुमन इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल भी नहीं थी, लेकिन उसकी लंबाई काफी अच्छी थी और ये काफी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और इसीलिए जियाओ कांग उसको चूज किया था। और इसके बाद मुझे इसकी सच्चाई के बारे में बाद में पता चला कि ये अमीर लड़कियों के पीछे जाना चाहता है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुमने कहा कि वो लड़की अमीर थी, क्या वो लड़की तुमसे भी ज्यादा अमीर है। तभी सोनू उसे बताती है और उससे कहने लगती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम आखिरकार क्या कहने में लगी हो, लेकिन जिस वक्त मैं स्कूल में मौजूद थी तब मैंने किसी भी को भी मेरे पास्ट के बारे में या मेरी फैमिली के बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया था कि मेरी जो फैमिली है वो कई सारे बिल्डिंग से जो रेंट है वो कलेक्ट करती है, क्योंकि मैं इन सभी को बिल्कुल भी ये बात नहीं बताना चाहती थी या फिर बता सकती थी कि मेरे पास कई सारे हाउसेस मौजूद हैं। ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा सही नहीं रहती। ऑफ कोर्स ये बात है, लेकिन बाद में इसको इसके बारे में पता चल गया था तो ये मुझे वापस ढूंढने के लिए आया था और वो उम्मीद करने में लगा हुआ था कि मैं उसे कुछ 1-2 हाउस दे दूं उसको रहने के लिए और कुछ पैसे दे दूं ताकि ये एक बिजनेस स्टार्ट कर सके। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये बंदा हमारे है मिस सुन को लूटना चाहता था, उसके पैसे लेकर पता नहीं क्या करता, पर जो भी है इससे पैसे मांग रहा था सीधे शब्दों में। और हमारा एमसी ये बात सुनने के बाद इससे कहने लगता है ये बंदा अभी भी वो नहीं, मतलब जागा नहीं था अपने खाली पुलाव से। तभी हमारी जो मिस सुन होती है वो एमसी की ये बात सुनती है तो उससे कहने लगती है कि ये बंदा उस समय भी ड्रीम सपने देखने में लगा हुआ था। और तभी अचानक से मिस सुन रुकती है और वो हमारे एमसी की तरफ घूरने लगती है और जिस तरीके से वो घूर रही है कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और हमारा एमसी इसको देखकर उससे पूछने लगता है कि क्या गलत हुआ, तुम इस तरीके से क्यों रुक गई हो। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से पॉसेसिवली, कितना ज्यादा क्लोजली हमारे एमसी को वो जोरदार किस देती है, जिसको देखकर हमारा एमसी शॉक, हम शॉक, हमारे व्यूअर शॉक। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात थी। और तभी मिस सुन उससे कहने लगती है कि मैंने तुमसे ये वादा किया था ना कि तुम्हें मैं एक बढ़िया सा रिवॉर्ड दूंगी, लो ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। भाई साहब, रिवॉर्ड के तौर पर ये मिलने लगा तो भाई दुनिया पूरी तरह से हिल जाएगी। खैर, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और हमारे एमसी का चेहरा पूरी तरीके से लाल पड़ जाता है और वो शर्माती हुई आगे जाती है और उससे कहने लगती है कि अब समय आ चुका है कि हम लोग अपने घर पर वापस जाएं, क्योंकि मुझे मेरे ब्यूटी स्लीप की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी तरफ कहानी शिफ्ट होती है उस बड़ों की तरफ जो कि हमारे एमसी की नोट्स लेकर जा चुका होता है और वो अभी भी उन नोट्स को बजाने में लगा हुआ है। तभी उस ग्रैंड डॉटर आती है, उससे कहने लगती है ग्रैंडफादर आपको पता है कि आपने इस गाने को काफी ज्यादा समय से बजाने में लगे हुए हो, कम से 10 से ज्यादा बार जब से तुम यहाँ पर वापस आए हो।
अब आपको सोने के लिए चले जाना चाहिए। तभी उसका ग्रैंडफादर उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जब भी मैं इस गाने को बजाता हूँ तो हर बार मुझे एक नई फीलिंग महसूस होती है, और ऐसी फीलिंग मैंने कई सालों से महसूस नहीं की है, और एक कुछ बार और मैं बजा लूं फिर उसके बाद मैं सोने के लिए चला जाऊंगा। और इसकी ग्रैंड डॉटर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार क्या खास है इस गाने में। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस सुन एक बार फिर से हमारे एमसी के पास आ जाती हैं, और हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम सुबह सुबह मेरे पास क्यों आ गई हो। और तभी वे दोनों के दोनों एक साथ जॉगिंग के लिए वहां से जाने लगते हैं, और एक साथ मिलकर दोनों खाना खाते, लंच वगैरह करते हैं, और बात भी नहीं करते, क्योंकि जो कल रात को इनके साथ हुआ था वो वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग वाली बात थी। और वो उससे कहने लगती कि हाँ, मुझे एक चीज याद आई है, तुमने जो जॉब के बारे में बात किया था मुझे उसके बारे में पता चल चुका है, क्या तुम करना चाहोगे। तभी एमसी उसकी तरफ देखता है थोड़ा सरप्राइज होते हुए। नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी मिस फेंग के पास पहुंच जाता है, जहां पर मिस फेंग हमारे एमसी से कहने लगती है कि आखिरकार तुम इतना जल्दी जल्दी आज ऑफिस क्यों आ गए हो। क्या तुम ये बात जानना चाहते थे कि जो रूकी कंपटीशन के जो सॉन्ग है वो कब उन सिंगर्स को दिए जाएंगे, और फिर सिंगर्स कब अपने सॉन्ग को चुनेंगे। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मेरे पास एक और चीज थी जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तभी मिस फेंग उससे कहने लगती है कि अगर तुम मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं इस तरीके से शर्माने की जरूरत नहीं है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैं अपनी राइटिंग जो गाना लिखने की जॉब है मैं उसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये भी पूछना चाहता हूँ क्या मैं एक और जॉब कर सकता हूँ क्या। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा प्रिटेंड करो जैसे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। तभी मिस फेंग उसे कुछ देती है पीने के लिए, आई थिंक हॉट वाटर होगा, और उससे कहने लगती है कि ये चीज इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। और ये बात तो तुमने भी नोटिस कर ली होगी कि यहाँ पर टॉप कंपोजर और टॉप सिंगर्स के लिए काफी तो हार्ड है, और इसका जो मेन रीजन है वो इसलिए है क्योंकि वो अपने वर्क हावर्स को इस ऑफिस में टाइम सेट कर रखा है उन्होंने, वो हर वक्त ऑफिस में नहीं रहते। और तुम्हारी पोजीशन को देखकर और तुम्हारी एबिलिटीज को देखकर तो मैं तुम्हें इसके लिए एक्सेप्ट कर सकती हूँ, तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है मैं इसे मान जाती हूँ। ये बात सुनकर एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और तभी वो उससे पूछ लगती है कि ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा कि तुम इस तरीके से सेकंड जॉब पढ़ने में लगी हुई हो, क्या तुम झेल पाओगे। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैं अपने फ्रेंड के लिए असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद मिस सिंह काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, और उससे कहने लगती है लेकिन ये तुम्हारे टैलेंट के लिए ये बर्बादी नहीं होगी। एमसी उससे कहने लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो लोग मुझे काफी ज्यादा अच्छा पे करने में लगे हुए हैं। तभी मिस पेंग उससे कहने लगती है कि मुझे तो इसके बारे में कभी सोचना भी नहीं पड़ा, अब इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ, तुम्हें तो पैसे के बारे में चिंता है बस। तभी मिस पेंग उससे कहने लगती है कि अब जबकि तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर ही लिया है तो मैं डायरेक्टर वू के साथ बाद में तुमसे इसकी परमिशन के लिए पूछ लूंगी, और उसके बाद तो मैं यहाँ पर समय पर काम करने की आने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पर कभी भी कोई भी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लूंगी, और तुम्हें फिर उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना, जो भी तुम्हें काम असाइन किया जाएगा तुम्हें उस काम को खत्म कर लेना वक्त से पहले, फिर जो भी टाइम बचेगा तुम उस टाइम में जो चाहे वो कर सकते हो। ये बात सुनकर एमसी खड़ा होता है और उससे का धन्यवाद कहने लगता है। मिस फेंग उससे कहने लगती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, तो मैं सच सच बताऊं तो मेनली तुम्हारी जो एबिलिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए तुम्हें ये मौका मिल रहा है। अगर तुम वाकई मेरा धन्यवाद करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा तुम काफी हार्ड वर्क करो और कई सारे अच्छे सॉन्ग्स भी लेकर आओ। और हाँ, मुझे एक और बात याद आ गई है, क्योंकि तुम्हारे जो सॉन्ग्स है वो तुम्हारा जो गाना है वो सभी के सभी सिंगर्स को भेज दिया जाएगा जिनको तुमने चुना है, और वो सभी के सभी उस कॉन्फ्रेंस रूम में उस गाने को सुनेंगे, उनकी डिसीजन लेंगे कि आखिरकार किस सॉन्ग को चुना जाए। क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम अपने सिंगर्स को नहीं देखना चाहोगे। यहाँ तक कि जो बी रैंक के सिंगर्स होते हैं उन्हें भी ज्यादा पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि जो डी रैंक के सिंगर्स हैं वो मेरे लिए काफी होंगे। इसी तरीके से 1 घंटे के बाद सीन दिखाया जाता है, उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्टार्टिंग में हमारे एमसी से बात कर रही होती है, और वो अगर हमारे एमसी से कहने लगती है कि मैं वाकई में एक ए रैंक के सिंगर्स को हायर करना चाहती हूँ, लेकिन जो ए रैंक के सिंगर्स हैं वो बेसिकली सीनियर कंपोजर्स के सॉन्ग्स को चुनते हैं, इसलिए मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा था, और इसलिए मैंने बी ग्रेड के सिंगर को चूज कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे गाने को चुन लें। तभी वे सभी के सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि सभी के सभी सिंगर्स वहाँ पर आ चुके हैं और वो अपने सिलेक्शन वहाँ पर बनाएंगे। तभी वो लड़की हमारे एमसी को भी देखती है और उससे कहने लगती है कि हमें भी वहाँ से चलना चाहिए, तुम्हें ही लगता, और हमारा एमसी भी उससे मान जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं आर्टिस्ट पांग मोमो है, जो कि टॉप नंबर पर है इस वक्त, और सभी के सभी लोग इसकी ब्यूटीफुल की नेस के बारे में बात करने में लगे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये लड़की तो कतई हॉट है, बवाल है बवाल। मैंने सुना है कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ अभी स्कूल गर्ल, और इसके स्कूल में ही इसने इस कंपनी ने इस टैलेंट को स्काउट कर लिया था, वो भी स्कूल आर्ट स्कूल के अंदर से। इसका जो फिगर है वो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, यहाँ तक कि ये गाना भी नहीं गाए ना, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी अगर ये किसी मॉडल की तरह डेब्यूट भी कर लेती है फिर भी। तभी मिस सुन उससे कहने लगती है कि अब जबकि यहाँ पर आ चुके हैं सभी के सभी लोग, तो मैं यहाँ पर कुछ सिंपल रूल्स डिक्लेयर करना चाहूंगी। और यहीं पर एक बंदा बैठा होता है जो कि डी रैंक सिंगर होता है, जिसका नाम हुआंग जिनियाओ है, और वो सुनता है जहाँ पर मिस फेंग कह रही होती है सभी लोगों से कि जो कंपोजर्स हैं उन सभी लोगों ने तुम पर एक एक गाना भेज दिया है जो कि तुम 300 के 30 लोगों पर पहुंच जाएगा, और तुम्हारे मेल बॉक्स पर वो चेक कर सकते हैं। कुछ लोगों को काफी ज्यादा सॉन्ग मिले हैं, एक से ज्यादा सॉन्ग मिले हैं, कुछ लोगों को कम सॉन्ग्स मिले हैं। तभी जो बंदा जिसका नाम हुआंग होता है वो सॉन्ग्स को देखता है तो उससे कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात हुई कि मुझे यहाँ पर कम से कम एक सॉन्ग तो मिला है, लेकिन इसके टाइटल को देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा प्रीटी अच्छा होने वाला है।
और जैसे ही वो उस गाने को सुनता है तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है और पूरा गाना सुनता ही रह जाता है। और वो चिल्लाता है तो बगल में बैठा हुआ बंदा उस पर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम इतना ज्यादा चिल्लाने में क्यों लगे हुए हो, इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो। तभी वो बंदा माफी मांगता है और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे बस ये लगा कि ये गाना कुछ ज्यादा ही अच्छा है, तो बिना सोचे समझे मैंने चिल्ला पड़ा। ये बात सुनकर वो सामने वाला बंदा उससे कहने लगता है हुआंग से, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गाना है और तुम कह रहे हो कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट गाना है, और शायद तुम इसीलिए ज्यादा एक्साइटमेंट से भर गए थे क्योंकि तुम्हारे पास ये अकेला एक गाना बचा हुआ है। तुम्हें तो शायद सेलिब्रेट भी करना चाहिए, कम से कम तुम्हें एक गाना तो मिला, और वैसे भी तुम इन गाने से ज्यादा पॉपुलर नहीं होने वाले। तभी दूसरी साइड वाला बंदा उससे कहने लगता है कि जो पॉपुलर बनना है वो तो इतना आसान नहीं होता, यहाँ तक कि मेरे पास इतने ज्यादा सॉन्ग्स मौजूद है लेकिन मुझे हर एक सॉन्ग को रीड करना होगा, वो भी हर बार। मुझे तुमसे वाकई में बहुत ज्यादा जलन महसूस होने में लगी हुई है क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक ही सॉन्ग मिला है जिसे तुम डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो और नहीं तुम्हें ज्यादा समय लगेगा। ये बात सुनकर वो बंदा काफी तो उदास होने में लगा हुआ होता है। दूसरी तरफ हमारा एमसी उसे देखता है और घूरने लगता है और उसे घूर कर कुछ सोचने लगता है। और जब हमारा एमसी बाथरूम में जाकर अपने हाथ मुंह धोने में लगा हुआ होता है तभी उसे किसी की रोने की आवाज आ रही होती है, और जैसे वो बाहर आकर देखता है तो उसे एक लड़की रोती हुई दिखाई देती है और वो अपना टिश्यू पेपर उसको देता है तो उससे कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। तभी वो लड़की खड़ी होती है, उससे कहने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम अपनी आंखों को इससे पहुंच सकती हो। और इस लड़की के इंट्रोडक्शन में बारे में बताया जाता है तो ये लड़की एक डी रैंक की सिंगर है जिसका नाम हुआंग फेई है, और वो हमारे एमसी का धन्यवाद करती है क्योंकि उसने ऐसे ये चीज तो दी है। और हमारा एमसी उसी जमीन पर बैठ जाता है तो वो लड़की उससे कहने लगती है कि जो ग्राउंड है वो वाकई में बहुत ज्यादा गंदा है, लेकिन हमारे एमसी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और उससे कहने लगता है कि ये गंदा हो या नहीं हो, लेकिन तुम अभी यहाँ पर नहीं बैठी थी कुछ देर पहले। और उससे पूछने लगता है क्या तुम यहाँ पर इसलिए रो रही थी क्योंकि तुम्हें कोई भी सॉन्ग नहीं मिला। तो वो लड़की कहने लगती है कि जी हाँ ऐसे ही बात है। और हमारा एमसी उसके नाम के बारे में उससे पूछता है तो वो अपना नाम बताती है, उससे कहने लगती है कि मेरा नाम हुआंग फेई है। जिस सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम एम्परर की वाइफ हो। आई मीन इसके नाम का मतलब ये काफी तो अच्छी बात है, काफी तो डोमिनेटिंग नाम है तुम्हारा। अब जबकि तुम एक डी रैंक की सिंगर हो तो तुम्हें बिल्कुल भी सॉन्ग नहीं मिले होंगे, क्या तुम इसलिए यहाँ पर बैठकर रोने में लगी हुई थी। क्या तुम मुझे ये बात बता सकती हो कि आखिरकार तुम इस प्रोफेशन में क्यों आई हो। तभी लड़की उससे कहने लगती है कि पैसा बनाने के लिए। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ये कितनी ज्यादा कोइंसिडेंस वाली बात है, हम लोग का जो गोल है जो लक्ष्य है वो सेम है। कैसा लगा कि मैं तुम्हारे लिए एक गाना लिखूं और फिर तुम इस गाने का इस्तेमाल कर सकती हो कम्पीट करने के लिए, लेकिन तुम्हें इतना जल्दी खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो डी रैंक के सिंगर्स हैं उन्हें ज्यादा कटआउट नहीं मिलता, ज्यादा पेमेंट नहीं मिलता। ये बात सुनने के बाद वो लड़की की आंखें बहुत ज्यादा चमकने लगती हैं और वो इतनी मासूम दिख रही होती है कि कोई भी इसकी बात से एग्री हो जाए। और तभी हमारा एमसी खड़ा होता है, उससे कहने लगता है कि भले तुम इस तरीके से मेरे को देखने में लगी हुई हो लेकिन एक डी रैंक के लिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन तभी वो मान जाता है और उससे कहने लगता है खैर इस बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम्हें थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हो तुम उस गाने से। सबसे पहले तो मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे सारे जो सॉन्ग है वो काफी अच्छे रहेंगे जब तक तुम काफी अच्छा हार्ड वर्क करती हो और अच्छी तरीके से गाना गाती हो। फिर उसके बाद वो गाना काफी पैसे बनाएंगे। अगर यहाँ पर हम दोनों मिलकर पैसे कमा सकते हैं तो ये हमारे लिए बेटर है। तुम इस बात से एग्री हो। और वह लड़की तुरंत मान जाती है। फिर अगले ही पल दिखाया जाता है कि वे दोनों के दोनों वहां से जाने लगते हैं और हमारा एमसी उस लड़की से कहने लगता है कि तुम उस चेयर पर जाकर बैठ जाओ जब तक अब मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और वो लड़की इस चेयर पर जाकर बैठ जाती है तो वो कितनी ज्यादा क्यूट और मासूम लग रही होती है। और हमारे एमसी ने अपना पूरा का पूरा गाना लिखना चालू कर देता है जिसका नाम लेजेंड है। और जब वो ऐसा करने में लगा था तभी वो लड़की हमारे एमसी की तरफ आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मेरे गाना को चूज कर लिया गया है। तभी हमारा एमसी उसे कांग्रेचुलेट करता है और वो लड़की काफी तो खुश होने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे लिए भी जिस बंदे ने मेरा गाना चुना है उसे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए, कांग्रेचुलेशन मुबारकबाद कहना चाहिए। वो बंदा वाकई में बहुत ज्यादा परसेप्टिव है, यहाँ तक कि उसने मेरे गाने को जब सुना तो वो काफी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे गाने को क्या चुन लिया गया है, क्या वो वाकई में वो डी रैंक का सिंगर है। लेकिन जो डी रैंक के सिंगर्स हैं वो अपने लिए गाने नहीं चुन सकते। तुम्हें जो मैंने पहले एडवाइस दी थी तुम्हें मेरी एडवाइस को मान लेना चाहिए था। अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे गाने में तो तुम कम से कम उस गाने को सी रैंक के सिंगर को तो दे ही सकते थे, ट्राई कर सकते थे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि जो सी रैंक का सिंगर उसके पास कुछ ना कुछ तो चांसेस रहते ना कम से कम ग्रो होने के। तभी हमारा एमसी उस गाने को लिखकर खत्म कर देता है और उससे क्या लगता है कि जहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उन डी रैंक सिंगर के साथ भी कोई परेशानी नहीं है। आखिरकार ऐसा कौन सा सिंगर नहीं है जिसने बॉटम से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया था अपना रास्ता बनाने के लिए। अब जबकि वो ऑलरेडी काफी द बॉटम पे है तो उनके रास्ते में कुछ भी खोने के लिए नहीं बचा उनके पास। तभी हमें नेक्स्ट सीन साउंड ट्रैक रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर वो गाने को पढ़ने में लगा हुआ होता है और उससे क्या लगता है कि ये गाना वाकई में बहुत ज्यादा औसम है। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर जल्दबाजी करते हैं और जल्दी में अपना गाना लिख देते हैं, आई मीन रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, हम इस गाने को आज ही खत्म करेंगे। और वो बंदा भी मान जाता है। तभी एमसी उस लड़की को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर थोड़ा बहुत आराम कर सकती हो, अगर तुम कुछ पानी पीना चाहती हो तो पानी भी पी सकती हो, और यहाँ पर जो लिरिक्स मैंने तुम्हें दी हैं उनको एक बार रीड कर लो ताकि तुम अच्छी तरीके से गाना को गा सको। और जब बैकग्राउंड म्यूजिक रेडी हो जाएगा तब तुम रिकॉर्डिंग भी चालू कर सकती हो इमीडिएटली। और वो रिहर्सल करना चालू कर देती है और उसको देखने लगती है
और जब वे ऐसा कर रही होती है तो उसकी नजरें सीधे सीधे हमारी नजरें चुरा चुरा कर हमारे एमसी को देखने में लगी होती है, क्योंकि वो हमारा एमसी है। उस लड़की को काफी ज्यादा हैंडसम लगने में लगा होता है और हमारा एमसी बिल्कुल खोया हुआ होता है वो अपनी पूरी पूरी दुनिया में। और इस लड़की का चेहरा पूरी की तरह टमाटर की तरह लाल पड़ जाता है, जैसे कि भाई पट गई, जैसे कि हमारे एमसी को पसंद करने में लगी होती है। जहां पर उसका साउंड ट्रैक कंप्लीट हो जाता है तो हमारा एमसी काफी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि फाइनली मैंने इसे फिनिश कर लिया है। और जो साउंड ट्रैक की टीम होती है वो भी काफी खुश होते हैं, उससे क्या लगता है कि ऑसम, हमने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि अभी इसकी जो लिरिक्स है वो तो अभी तक कंप्लीट भी नहीं है, लेकिन ये चीज तो अभी भी इतना ज्यादा अमेजिंग है, ये तो बाकी में बहुत ऑर्गेनिक है, कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है, जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। मुझे लगता है कि ये गाना और भी तो पॉपुलर हो सकता है और ये अकेला गाना ही काफी है पूरी की पूरी दुनिया को हिलाने के लिए। तभी हमारा एमसी उस लड़की को बुलाता है और उससे क्या लगता है, क्या तुम रेडी हो अपना गाना करने के लिए, रेडी रिकॉर्ड करने के लिए। और वो वहां से जाते हुए उससे क्या लगता है कि अच्छा ठीक है, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ जाएंगे। तभी जो डू होता है वो बाकी के बंदे काफी पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं। उसका साथी उससे पूछने लगता है, बॉस क्या आप मुझे ये बताओगे कि आखिरकार ये बंदा क्या काम करता है, ये अभी अभी जो यहाँ से गया था। तभी डू उससे क्या लगता है कि मुझे भी इसके बारे में पक्का श्योर नहीं है, ये बंदा क्या गिटारिस्ट नहीं था। तभी तीसरा बंदा पत्ते खेलते उससे क्या लगता है किसे इस बारे में फर्क पड़ता है, वैसे भी हमें तो वैसे भी अपनी जॉब करनी है, चलो आकर प्ले कार्ड खेलते हैं। तभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम क्या करने में लगे हुए हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये स्टूडियो ऑलरेडी भरा हुआ है। और हमें पता चलता है कि ये तो वही चश्मुद्दीन है जिससे हमारे एमसी के साथ फाइट की थी और उसको देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैं इस स्टूडियो को यूज करने वाला हूँ। तो ये बंदा उससे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम वाकई में कभी भी मुंह उठाकर आते हो और स्टूडियो को यूज कर पाओगे, तुम्हें लगता है कि तुम हो कौन। इस समय पर इस स्टूडियो को चेंज के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पर्सन, इसका गाना तुम रिकॉर्ड करना चाहते हो। तुम्हें ये बात पता भी है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ डी रैंक की सिंगर है। मैंने सही कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो डी रैंक के सिंगर्स हैं उनके पास इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं होती। तुम जल्दी से पहली फुर्सत में निकल लो, चल चल उड़। तभी एमसी वहां से जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि हमें दूसरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाना चाहिए। और वह बंदा हमारे एमसी का बस मजाक उड़ाना जानता है और उससे कहने लगता है कि तुम अभी भी वाकई में रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाना चाहते हो, वो भी दूसरे। मुझे लगता है कि तुम्हें तो पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लेना चाहिए। तभी चैन जी बाहर निकलती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार अभी इस वक्त कौन था। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है कोई नहीं, बस यहाँ पर कुछ वैसे ही लोग आ गए थे फालतू के लिए परेशान करने के लिए। तभी चैन जी उससे कहने लगती है कि मैंने ऑलरेडी अपनी रिकॉर्डिंग को फिनिश कर लिया है, कि तुम मुझे सुनती क्यों नहीं हो। तभी वो उसके गाने को सुनने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुमने वाकई में इस बार अच्छा किया है, हम इस गाने को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तभी चैन जी उससे कहने लगती है कि जो मेन चीज है ना, इसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक था और इस बार का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा बेटर है। तभी वो बंदा कहने लगता है कि जो साउंड ट्रैक है इस बार का वो काफी ज्यादा अच्छा है, स्पेशली इसका जो गिटार है ना, तुम इस गिटारिस्ट को अपने लिए पर्सनली रख सकती हो, ये फ्यूचर में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा काम आने वाला है। लेकिन इस बंदे को पता ही नहीं है कि इसका गिटारिस्ट कोई और नहीं बल्कि मैं जिस बंदे को अभी इसने भगाया था ना वो था, यानी कि हमारा एमसी लिन के। तभी चेंज ये उससे कहने लगती है कि इसके बारे में आई को मैंने कह दिया है, आई मीन मेरी असिस्टेंट को। मैं देखती हूँ किस तरीके से ली जी है वो किस तरीके से इस बंदे के साथ कांटेक्ट करती है। तभी हमें रिकॉर्डिंग स्टूडियो नंबर 2 को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी बात जाता है। तो सामने वाला बंदा उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी थी, क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं है कि जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है वो ऑलरेडी इस्तेमाल में होने में लगा हुआ है। तभी हमारे टॉप क्लास के सिंगर्स को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, वो उनसे कहने में लगी हुई होती है कि मुझे अब इसकी और भी ज्यादा जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी अपनी कम से कम ज्यादा से ज्यादा अपनी रिकॉर्डिंग को खत्म कर लिया है, अब मुझे वापस जाना है ताकि मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकूं, हम लोग इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लोगों को दे सकते हैं। तभी वो वहां से आता है और उससे कहने लगता है कि अब जबकि ऐसी बात है तो हम लोग इसे इस्तेमाल करने का मौका दे देते हैं। वैसे मोम, अगर तुमने वाकई में अभी तक इस बारे में पता नहीं लगाया है कि तुम्हें किस तरीके से गाना गाना है तो तुम यहाँ पर आराम कर सकती हो, ब्रेक ले सकती हो। आफ्टर ऑल जब भी तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम इनसे अपना स्टूडियो वापस ले सकते हैं। तभी हुआंग फई उस लड़की का धन्यवाद देती है और वो दरवाजे का जोर से दरवाजा बंद कर वहां से चले जाते हैं। और जैसे ही हुआंग फई अंदर आती है तो वो उसका मुंह फटा रहता है शौक के मारे और उससे कहने लगती है कि जो पूरा का पूरा जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है वो हमारे लिए खाली है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ये काफी अच्छी बात है, अब जबकि हमें परेशान करने के लिए यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं है तो मैं जस्ट ये गाना तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर दूंगा और तुम जैसे चाहे वैसे जिसका इस्तेमाल कर सकती हो। और यहाँ पर स्टार्ट होती है इनकी रिकॉर्डिंग करने के समय और जैसे ही ये गाना गाना चालू करती है तो हमारा जो एमसी होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है इसके लिरिक्स सुनने के बाद और उससे कहने लगता है कि इस बार का जो गाना था वो काफी ज्यादा बेस्ट है, तुम्हें तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना टाइम ले सकती हो इंप्रूव करने के लिए। तभी उसका कॉल बजने लगता है तो कहने लगता है कि जरा एक सेकंड रुको मैं इस कॉल को उठा के देखूं कौन है। तभी वहां पर वो कह रहा होता है क्या ये कोई कंपोजर लिन है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि क्या तुम हुआंग जुनी हो। मैंने बिल्कुल सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं लिन के हूँ। जिस बंदे को हमारे एमसी ने ये गाना भेजा था ना ये वो है बंदा है। और वो कहने लगता है कि हाँ मैं ही हुआंग जुनी हूँ, मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें इस समय पर कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि हाँ मुझे ही माफ कर देना, मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि कहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं, तुम ना रिकॉर्डिंग स्टूडियो 2 पर पहुंच जाओ। तभी बंदा कहने लगता है कि ठीक है मैं अभी इमीडिएटली वहां पर पहुंचता हूँ। तभी हमारा एमसी उस हुआंग फे की काफी ज्यादा तारीफ करता है क्योंकि उसका गाना काफी ज्यादा अच्छा होता है। और तभी हुआंग फे यहाँ पर आ जाता है, उससे कहने लगता है कंपोजर लिन मैं आ चुका हूँ। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि अब जबकि सब लोग आ चुके हैं तो हम लोग रेडी करते हैं और रिकॉर्ड करना चालू करते हैं। तभी वो बंदा वापस से आता है और हमारे एमसी से कहने लगता है कि जरा एक्सक्यूज मी, तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर डी रेटेड सिंगर्स हो, मैंने सही कहा, क्या तुम इस स्टूडियो को
को खाली कर सकते हो, हमारी जो रैंक ए रैंक की सिंगर है वो यहाँ पर गाना रिकॉर्ड करने के लिए आने वाली है। और वो कॉल करके कहने लगता है कि मिस्टर सुन जाओ, जो स्टूडियो नंबर 2 है वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है, तुम यहाँ पर आ सकते हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैं किसी ना किसी को रेडी कर लूंगा आपको रिकॉर्ड करने के लिए इमीडिएटली। और वो कहने लगता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ कहने में लगा हुआ था, जल्दी से इस रूम को खाली करो। तभी एमसी उससे कहने लगता है लेकिन तुम्हें कार के पास नहीं जाना चाहिए, क्या वो सभी के सभी लोग ए रैंक के सिंगर्स नहीं थे? ये बात सुनने के बाद उस बंदे को गुस्सा आ जाती है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि हे बच्चे, आखिरकार तुम इस तरीके से वियर्ड क्यों हो रहे हो? मैं तुमसे कहा ना कि तुम इस रूम को खाली कर दो और तुम पहली फुर्सत में यहाँ से निकल दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम डायरेक्टली कंपनी से जाकर बात कर सकते हो। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ए रैंक के जो सिंगर्स हैं उन्हीं लोगों को सारे के सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज ले लेने चाहिए थे। और वह बंदा जाते हुए उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वह सभी के सभी लोग अभी कभी लोग यहाँ पर आने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब लोग वापस आ जाएंगे तो मैं तुमको यहाँ पर नहीं देखूं। लेकिन हमारा एमसी उन दोनों को समझाता है और उन दोनों से कहने लगता है, दोनों सिंगर से, कि आखिरकार तुम किस चीज का इंतजार करने में लगे हुए हो। तभी हुआंग एमसी के पास आता है और उससे कहने लगता है लेकिन जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो वो ऑलरेडी फुल हो चुका है, तुमसे मत अब ये मत मुझसे ये कहना कि हमें जो बाहर लोग आए हुए हैं उन्हें इंतजार करवाना पड़ेगा या फिर हम लोग बाहर जाएंगे दूसरा नया स्टूडियो ढूंढने के लिए, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं? तभी हमारा मना एमसी मना कर देता है और वो दोनों के दोनों ये बात जानकर काफी तो उदास हो जाते हैं कि अब हमें हमारा स्टूडियो छोड़कर जाना पड़ेगा, और उसके पास भी ज्यादा डॉलर्स मौजूद नहीं होते, तो वो भी उदास हो जाती है। और यहाँ पर हमारे एमसी सड़क जाती है तो वो दरवाजे के लॉक लगा देता है, जिसको देखकर वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है भाई। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या करने में लगे हुए हो, हुआंग फेई तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम करो। और बात करें हुआंग जुनयुआओ के बारे में तो तुम जल्दी से जाओ और रिकॉर्ड करना चालू करो, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है किसी भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो को रेंट करने के लिए तुम्हारे लिए। तभी जो बंदा होता है वो उससे कहने लगता है लेकिन कंपनी की जो रेगुलेशन है वो थोड़ी उसके बारे में क्या। एमसी कहने लगता है कि भाड़ में गए उनके रूल्स, वो रूल्स बना सकते हैं और मैं उन रूल्स को तोड़ सकता हूँ, और वैसे भी मैं आसपास यहाँ पर किसी भी तरीके के ए रैंक के सिंगर्स को नहीं देख रहा हूँ, तो किसे यहाँ पर जरूरत है कि कौन यहाँ पर कुछ चिल्लाने में लगा हुआ है, उनको सभी को इग्नोर करो। और जब ये लड़की हमारे एमसी को इतना ज्यादा डोमिनेटिंग तरीके से व्यवहार करते हुए देखती है, बिहेवियर देखती है, तो वो कतई पट जाती है हमारे एमसी से और कतई इमोशनल होती है, उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है, जैसे कि वो अभी हमारे एमसी के साथ प्रपोज कर देगी वगैरह वगैरह। मुझे फील हो रहा है सर, रियलिटी का पता नहीं। लेकिन तभी अगले ही पल दिखाया जाता है कि जहाँ पर वो बंदा वापस से उसको लेकर आ जाता है, तो वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि ये डोर क्यों नहीं ओपन हो रहा है। दूसरा बंदा जो कि सिंगर आया था वो कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, कि तुमने नहीं कहा था कि जो स्टूडियो 2 है वो ऑलरेडी खाली है यहाँ पर। तभी बंदा उससे कहने लगता है, उसे बताता है कि नहीं, यहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग करने में लगा हुआ था एक गाना इससे पहले, बट मैंने उन्हें ऑलरेडी कह दिया था कि तुम यहाँ पर जा सकते हो, और वे सभी के सभी डी रैंक के सिंगर्स हैं। और तभी वो बंदा जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है और कहने लगता है कि तुम सभी के सभी बाहर आ जाओ। लेकिन हमारा एमसी पूरी तरीके से उस बंदे को इग्नोर करने लगता है और वो अपने गाने को रिकॉर्ड करने में ज्यादा फोकस करता है। और जब वो अपने गाने को रिकॉर्ड करने में इतना ज्यादा खोया हुआ होता है तो वो लड़की सिर्फ हमारे एमसी को घूरे जा रही होती है। और सारे के सारे गाने को रिकॉर्ड करने के बाद एमसी कहता है कि ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था। ये बात सुनकर वो बंदा काफी खुश होता है, तो कहने लगता है कि ये सॉन्ग वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट है, मुझे ऐसा फील होता है कि ये काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम्हें बस ऐसा फील हो रहा है कि डेफिनेटली थोड़ा पॉपुलर होगा, थोड़ा नहीं बहुत पॉपुलर होने वाला है, तुम्हें अपने पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए, तुम्हें बस कुछ नहीं करना, बस इंतजार करना है। और तभी वो हुआंग फेई की तरफ देखता है और उससे क्या लगता है कि मुझे फेंग जिंग के पास जाना होगा तुम्हारे बारे में बात करने के लिए, तुम्हारे सॉन्ग के बारे में बात करने के लिए, तो तुम मेरे लिए आउटसाइड इंतजार करना। और वो तुरंत मान जाती है। और तभी हमारा एमसी और एमसी की टीम जैसे गाना रिकॉर्ड करके बाहर निकलती है तो वो बंदा बाहर खड़ा हुआ दिखाई देता है और चिल्लाते हुए उससे कहने में लगा हुआ था कि तुम्हें पता है कि आखिरकार तुमने दरवाजे को क्यों नहीं खोला, क्या तुम्हारे कान खराब हो गए थे, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था, क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं है कि जो ए लेवल के सिंगर्स होते हैं उन्हें प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। तभी जो ए लेवल का सिंगर है वो कहने लगता है कि तुम और तुम्हारे जो डी रैंक के सिंगर्स है, तुमने मेरा काफी ज्यादा समय बर्बाद किया है, क्या तुम इस डीले को अफोर्ड कर सकते हो? मेरी बात तुम सभी के सभी लोग ध्यान सुनो, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ और तुम्हारे बॉस को ये कहना चाहता हूँ कि आज जो भी हुआ था ना, तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा और फिर तुमसे जरूर निपटूंगा। ये बात सुनने के बाद एमसी गुस्से में आता है, उससे क्या लगता है कि तुम किसे बताना चाहती हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें किस तरीके से कंप्लीट करना पड़ता है पहले। तभी वो बंदा हमारे एमसी से पूछने लगता है कि तुम अपने बारे में बताओ कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा बॉस कौन है। और तभी हमारा एमसी उस बंदे का पोपट काटता है, उससे कहने लगता है कि मेरा नाम जांग डाई है और मैं जांग यान का फादर हूँ, और मेरे बेटे ने कहा था कि अगर मुझे यहाँ पर कोई भी गुस्सा दिलाए तो मैं डायरेक्टली उसके जाकर बात कर सकता हूँ और वो सभी को निपटा देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरे बेटे ने मेरे से ये भी कहा था अब यहाँ पर कुछ ए लेवल के सिंगर्स आ भी जाते हैं तो वो इससे पहले कि फेमस बने तो उन्हें अपनी औकात के बारे में जान लेना चाहिए, और सबसे पहले घर पर जाओ और मिरर में जाकर देखो कि आखिरकार तुम्हारा चेहरा कितना ज्यादा बड़ा है। और फालतू की बकवास सुनाने लगता है। जब जो हमारे एमसी की दोनों की टीम होती है ना, वो ये बात सुनने के बाद उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। ये सब इतना ज्यादा गुस्सा चुनने के बाद वो दोनों के दोनों सुनने के बाद वो दोनों के दोनों काफी तक घबरा जाते हैं। तभी ए लेवल का सिंगर उससे कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया, तो आप वाकई में गोल्डन कंपोजर जांग यान के फादर है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको इतना डिसरेस्पेक्ट से बात करने में लगा हुआ था, ये मेरी गलती है। अभी ये मेरी गलती तो मैं मानता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को दिल पर नहीं लोगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जांग यान को डिस्टर्ब नहीं करोगे छोटे मोटे मैटर के लिए। तभी ब्लू टी शर्ट वाला बंदा भी यही कहने लगता है, उससे कहने लगता है कि ये मेरी गलती थी, अगर तुम ये बात मुझे पहले बता देते कि तुम जांग यान के फादर हो तो मैं तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो को पहले ही अरेंज कर देता।
भाई साहब क्या ही चूना लगाया है भाई, चूना लगा दिया हुआ है चूना। भाई उम्र तो देख लिया कर, शकल तो देख लिया कर, ये फादर लगता है किसी एंगल से उस बंदे का। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा था कि अगर कोई भी बंदा हम पे लुक डाउन करने की कोशिश करे और जो भी कोई भी उसकी लाइफ में परेशान करे उसे हम छोड़ने नहीं वाले। अब जबकि तुम लोगों ने ऐसा कह ही दिया है तो मैं इस चीज को ज्यादा प्रेशर नहीं देने वाला और उम्मीद करता हूँ कि मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। और वह लोग वहां से चले जाते हैं और वो दोनों के दोनों चिल्लाते हुए क्या लगता है कि आप अपना ख्याल रखिएगा ब्रदर। ओ नहीं अंकल, भाई हमारे एमसी को अंकल अंकल कहने पर मजबूर कर दिया। क्या ही एक्टिंग है बंदे की। तभी बंदा हमारे एमसी से पूछने लगता है कि आखिरकार अब मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए। एमसी पूछता है तुम क्या कह रहे हो। तभी वो दोनों हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें जांग दाई कहकर बुलाऊं क्या। एमसी कहता है कि तुम बेवकूफ हो, जांग दाई जैसी कोई चीज है ही नहीं पहली बात तो। तभी एमसी उन दोनों को बाहर रुकने के लिए कहता है, उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए मेरा इंतजार करो, मैं डेप्यूटी डायरेक्टर से मिलने के लिए जाने में लगा हुआ हूँ। और तभी मिस फैंग अंदर आने के लिए उसे परमिशन दे देती है। और तभी मिस फैंग उससे कहने लगती है कि अगर तुम इस समय मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो, क्या यहाँ पर कुछ गलत है या फिर कुछ परेशानी है तुम्हें। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जी हाँ, क्या यहाँ पर कोई एक ऐसी बच्ची नहीं थी जिसके पास अभी भी गाना नहीं है, मैंने उस बच्ची के लिए ऑलरेडी गाना लिख दिया है। ये बात सुनने के बाद मिस फैंग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि एक और डी लेवल सिंगर आ चुका है। तभी हमारा एमसी कहता है कि जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। तभी मिस फैंग उसे समझाती है हमारे एमसी को और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक बात एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आखिरकार जो डी लेवल के जो सिंगर्स हैं उन्हें उनका जो रीजन है डी लेवल कहने का उन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कई सारी ऐसी शॉर्टकमिंग्स हैं जिनको उन्होंने कंप्लीट नहीं किया और जो रिजल्ट तुम चाहते हो, जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो हासिल करने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे भी लगता है कि यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात है और मुझे लगता है कि वे दोनों को दोनों गाना गाने में काफी ज्यादा बेटर है। और सारी की सारी बातें सुनने के बाद वो मिस फैंग उससे कहने लगती है कि क्या तुम कुछ और भी बताना चाहोगे। तभी एमसी कहने लगता है कि यार इस बारे में मैं भूल गया तुमसे पूछना, लेकिन जो कंपनी के सॉन्ग होते हैं उनके राइट्स के बारे में क्या ख्याल है। तभी वो बताने लगते हैं, उससे कहने लगते हैं कि जो कॉपीराइट होते हैं वो सारे के सारे कॉपीराइट तुम्हें बिलोंग करेंगे, लेकिन कंपनी के पास जो एक्सक्लूसिव राइट्स है ना वो उसे ऑपरेट करने के वो उसके पास ही रहेंगे। और इसके साथ ही जो कंपनी पैसा बनाती है उसके शेयर्स भी तुम्हें देगी। और उन सॉन्ग्स को जितने भी उन्हें ऑपरेट करने के कंपनी के जो राइट्स रहते हैं वो जनरली देखा जाए तो 5 साल तक रहता है। और आफ्टर 5 ईयर और इंडस्ट्री के स्टेटस के हिसाब से उस समय में अगर कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना चाहती है तो वो तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट देगी फाइनेंशियली कंपनसेशन के तौर पर और तुम उस पैसे का इस्तेमाल जैसे चाहो कर सकते हो। तभी वो उससे कहने लगती है मिस फैंग वैसे एक बात बताओ, जब तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम एक और जॉब करने वाले हो तो तुम उस जॉब के लिए कब जाने वाले हो। तभी एमसी कहने लगता है कि इस बात की मैं श्योर नहीं हूँ। तभी मिस फैंग उसे बताने लगती है कि तुम्हें सच सच बताऊं तो मैंने ऑलरेडी डायरेक्टर वू से इस बारे में बात कर ली है तुम्हारे मैटर के बारे में और उस बंदे को तुमसे कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन जब तक कंपनी के द्वारा जो भी तुम्हें काम दिया जाता है तुम उस काम को जल्दी से निपटा लोगे तुम उसके बाद जो चाहे वो कर सकते हो। और यहाँ पर मैं तुम्हें ये नंबर देना चाहती हूँ, तुम मुझे जब चाहे इसकी तरफ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तभी हमारा एमसी उस नंबर को अपनी दोनों के दोनों असिस्टेंट को दे देता है, आई मीन सिंगर्स को, और कहने लगता है कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी की दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना। अब तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इंतजार करना है उस कंटेस्ट का स्टार्ट होने के लिए। तभी वो चिल्लाते हैं, उससे क्या लगता है कंपोजर लिन ब्रदर लिन। तो एमसी पीछे मुड़कर देखता है और उससे क्या लगता है कि क्या हुआ, और वो दोनों के दोनों अपना सर झुकाकर उसको धन्यवाद देते हैं। तभी हमारा एमसी अपने ऑफिस से पहुंच जाता है टेबल पर, जहां पर वो लड़की फिर से आती है एक बार फिर से हमारे एमसी को परेशान करने के लिए और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग कहाँ पर गए, तुम कहाँ पर गए थे ब्रो। तभी एमसी कहने लगता है कि मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर गया था। तभी वो लड़की उससे पूछने लगती है रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर, लेकिन जो सारे के सारे जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है वो इस समय पर ए लेवल सिंगर्स के द्वारा नहीं घेर लिए गए हैं। मैं यहाँ पर कई बार जा चुकी हूँ लेकिन मुझे एक भी जगह नहीं मिल पा रही है रिकॉर्ड करने के लिए। मुझे ये बात समझ में नहीं है कि आखिरकार जो डी लेवल के सिंगर्स हैं उन्हें रिकॉर्डिंग करने की स्टूडियो कहाँ मिल गया। तभी एमसी कहने लगता है कि मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। ये बात सुनने के बाद लड़की उससे कहने लगती है कि तुम मुझसे झूठ बोलने में लगे हुए हो, क्या तुमने फिर से एक आध बार किसी से फाइट की थी क्या इस मैटर के बारे में। ये सुनकर एमसी हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमारी मिस तुन को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर वहां पर आ गई होती है और उससे कहने में लगी हुई होती है कि आखिरकार क्या मैटर है, तुम मेरे घर पर आ चुकी हो, जैसे मैंने अपने वर्क को खत्म कर लिया उसके बाद क्या तुम मेरे साथ कुछ खाना वाना खाना चाहोगे, क्योंकि मैंने आज किसी भी तरह की ग्रोसरीज नहीं खरीदी या फिर सामान नहीं खरीदा है खाना बनाने के लिए। अगर तुम खाना खाना चाहते हो तो तुम्हें नीचे जाना होगा सुपर मार्केट में, वहां से कुछ खरीद कर लेकर आना पड़ेगा। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है नहीं मैं इसलिए नहीं आया हूँ बल्कि मैं तुमसे वाकई में उस असिस्टेंट वाली जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ। तभी वो मिस तुन उससे क्या लगती है कि ठीक है अंदर आ जाओ हम लोग बात करते हैं। तभी मिस तुन हमारे एमसी को ऑर्डर देती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम इस जॉब को इतनी जल्दबाजी में क्यों करना चाहती हो, क्या तुम्हारी जो करंट जॉब है तुमने उसे लीव कर दिया। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने अपनी कंपनी से बात कर ली है और यहाँ पर मुझे अपनी कंपनी में ऑन ड्यूटी रहने की जरूरत नहीं है हर समय पर, और मैं अपनी एक्स्ट्रा जॉब भी कर सकता हूँ, एक साथ 2 जॉब कर सकता हूँ जिन शब्दों में। ये बात सुनने के बाद मिस तुन उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उसे कॉल करती हूँ और उसे डिनर पर बुलाने के लिए उसे आज कह देती हूँ, फिर उसके बाद बाकी की जितनी भी डिटेल्स है तुम उसके बाद उससे पूछ सकते हो बता सकते हो। और तभी वो उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर नहाने के लिए शावर लेने के लिए जा रही हूँ तो तुम डाउन स्टेज जाने के नीचे जाकर कुछ ग्रोसरीज खरीद के ला सकते हो, कुछ खाने पीने वाले सब्जी वगैरह लेकर आ सकते हो और तुम इस मेंबरशिप कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो सुपर मार्केट में। तभी वो मिस वहां पर नहाने के लिए चली जाती है और उससे कहने
लगती है कि जी हाँ, क्या तुम इस वक्त फ्री हो? क्या तुम्हारा जो असिस्टेंट वाला रोल था उसके लिए मैंने वो बंदा ऑलरेडी एग्री हो चुका है, क्या तुम इसके साथ बात करना चाहोगे या फिर तुमको उसके साथ मिलकर खुद डिसाइड करना चाहोगे, या फिर मैं उससे कहूँ कि वो तुम्हारे मैनेजर को कॉन्टेक्ट करे। ये बात सुनकर वो उस बंदी हमारे मिस उनसे कहने लगती है कि जरा 1 मिनट रुको, मैं मैनेजर से इस बारे में पूछना चाहूंगी कि आखिरकार आज रात के कुछ प्लान्स है या नहीं है। तभी मिस उन कहने लगती है कि हाँ पूछ लो, और वो कहने लगती है कि अगर मेरे आज रात के कुछ प्लान होते तो मैं जल्दी जल्दी उन्हें खत्म कर लूंगी और मुझे आधा घंटा लगेगा। तभी मिस उन उससे कहने लगती है कि इस समय पर मैं नहाने में लगी हुई हूँ, तो हम इवनिंग में मिलते हैं। और वो नहाते नहाते गाना सुनने में लगी होती है और हमारा एमसी वहां पर अपना सारा का सारा सामान लेकर वहां पर पहुंच जाता है और दरवाजे को नॉक नॉक करने लगता है। तभी मिस तुन बाहर निकलती है, वो भी अपनी तौलिया वगैरह टॉवल वगैरह लगाकर, और उससे कहने लगती है कि उस लड़की को आने में यहाँ पर अभी भी 1 घंटे से ज्यादा समय लगने वाला है, तो तुम यहाँ पर आ चुकी हो ऑलरेडी और तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए और मैं यहाँ पर नहाना जारी रखूंगी। तुम अपना उस 1 घंटे के दौरान खाना बनाना चालू कर सकते हो, और अगर तुम इस समय पर फ्री हो और कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो तुम मेरे पास जो कंप्यूटर है तुम उसका इस्तेमाल कर जो चाहे वो कर सकते हो। यहाँ पर कई सारे गेम्स भी मौजूद हैं और चाहो तो वहाँ पर कुछ मूवीज भी पड़ी हैं, वो भी देख सकते हो। तभी हमारा एमसी उसके द्वारा यूज किया कंप्यूटर को देखने लगता है और वह देखता है कि उसके कंप्यूटर में उसकी बहुत ही ज्यादा हॉट फोटो लगी होती है, कतई बवाल मचाने वाली। और तभी 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो नहाकर बाहर निकलती है, तो वो हमारे एमसी से कहने लगती है जब वो लड़की यहाँ पर तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए आएगी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम वहाँ पर बेवकूफी जैसी बातें नहीं करोगे, क्योंकि जो जॉब है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम्हें ये जॉब नहीं मिलेगी तो जो काफी ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी अगर तुम इस जॉब को अपनी गलत तरीके से बात करने के तरीके से खो देती हो तो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें बस रिलैक्स हो जाना चाहिए, और वो उस वाइन गिलास को रखकर उससे कहने लगती है कि वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, मैं जल्दी से जाती हूँ उस बंदी को यहाँ पर लेकर आती हूँ। और तभी वो सुपरस्टार वहाँ पर पहुंच जाती है, आई मीन स्टार पहुंच जाती है, फेमस बंदी। और वहाँ पर मिस तुम उससे कहने लगती है कि ऑलराइट अब तुम यहाँ पर रिलैक्स कर सकती हो, यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं देखने वाला। और जितना भी गेटअप उसने बनाया था वो उतार देती है सारे कपड़े। अबे सारे कपड़ों का मतलब ये नहीं है कि सारे कपड़े उतार दिए, आई मीन जो ऊपर जो पहनी हुई थी छुपाकर अपने आप को छुपाकर रखने के लिए वो कपड़े उतार देती है और काफी रिलैक्स हो जाती है। तभी मिसुन हमारे एमसी से पूछ लगती है कि तुमने अपना काम खत्म कर लिया। तभी एमसी कहता है 10 मिनट लगेंगे। और तभी मिसुन अपनी फ्रेंड को बताने लगती है कि ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा जो स्टमच है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा खाना भी बना सकता है, और ये काफी ज्यादा बेटर है कि तुम बाहर खाओ उसके मुकाबले में, वरना बाहर खाओगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो लड़की मिस सुन से कहने लगती है कि ये बंदा वाकई में क्विट स्किल्ड है, काफी ज्यादा स्किल्स मौजूद, और जो भी बंदा ये कुछ भी बनाता है खाने के लिए वो काफी ज्यादा डिलीशियस होता है। तभी मिस सुन ये बात सुनते हुए उससे कहने लगती है कि ये बात तो सच है और ये बंदा काफी ज्यादा रिलायबल भी है, तो तुम मेरी जजमेंट पर भरोसा कर सकती हो कि ये काफी भरोसेमंद वाला बंदा है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि हमारा जो खाना है वो रेडी हो चुका है, आप सब लोग तैयार हो जाओ खाना खाने के लिए। हमारे पास यहाँ पर कई सारे ऐसे फ्लेवर्स हैं, मुझे ये नहीं पता लेकिन आखिरकार तुम्हें कौन सा फ्लेवर ज्यादा पसंद है। तभी मिस्टर उससे कहने लगती है कि जो अपीयरेंस है इसकी काफी ज्यादा बेटर है, लेकिन आखिरकार तुमने मुझे इतना ज्यादा बड़ा बाउल क्यों दिया? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि मैं यहाँ पर अपना वजन घटाने की कोशिश करने में लगी हुई हूँ, और अगर मैं इतना ज्यादा खाती हूँ तो तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी मुझे इतना ज्यादा फैट को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए। और तभी इसमें से कई सारे चावल वो हमारे एमसी के बाउल में डाल देती है और कहने लगती है कि तुम मेरी मदद करो इसे खाने में। और वो लड़की भी हमारे एमसी से यही कहने लगती है और उससे कहने लगती है कि मुझे ज्यादा नहीं खाना है, मेरा स्टमच आई मीन मेरा पेट खराब हो जाएगा, तुम मेरी भी मदद करो और तुम मेरे में से भी थोड़ा खाना ले लो। तभी एमसी थोड़ा उदास होता है और उससे कहने लगता है कि ये तो बस थोड़ी सी कॉमन नॉलेज वाली बात है कि अगर जो मैन है वो इतना ज्यादा खाएंगे तो वो भी फैट हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं। ये बात सुनने के बाद मिस सुन उससे कहने लगती है कि तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि वजन बढ़ने से काफी तो उदास होने में लगे हो, अब जल्दी से इतना नहीं सोचना चाहिए तुम्हें और तुम्हें खाओ, और तुम्हें इस तरीके से खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो लड़की खाना चालू करती है तो उसे वो खाना काफी ज्यादा डिलीशियस लगता है और एमसी की तारीफ करते हुए उससे कहने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वेस्टेड फूड बनाना आता है और सी फूड बनाना आता है, लेकिन तुमने तो आज मुझे वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया। दोनों को दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं इसका खाना देखने के बाद, भाई टेस्टी इतना होता है। और वो कहने लगती है खाते खाते भाई रोक नहीं पा रही होती अपने आप को, पहले तो कम कम कर रही थी, फिर अचानक से उसने इतना खाया उसके पूरा पूरा बाउल खत्म हो गया। ये देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर चीट मील करना चाहोगे? और इसमें चीट मील का मतलब है कि ऐसा खाना जो तुमने बिल्कुल भी तैयार कर नहीं रखा हो उस समय पर और तुम्हें एक्स्ट्रा ज्यादा खाने का मन हुआ तो एक्स्ट्रा में जो खाना बनता है उसे चीट मील कह रहे हैं ये लोग। और तभी हमारा एमसी उसका चीट मील उसे देता है तो वो लड़की तुरंत उसके बाउल छुड़ा लेती है और हमारे एमसी के हाथों को खाना बिल्कुल उंगलियां चाटते हुए खाने लगती है और अपना पेट बिल्कुल टन होकर भर लेती है। तभी मिस उससे कहने लगती है कि मुझे इस बात पर अभी भरोसा नहीं होता कि मैंने इतना ज्यादा खा लिया था, और सामने वाली लड़की भी यही कह रही होती है कि मुझे भी नहीं पता लगा कि मैंने इतना खा लिया, इनका पेट फटा जा रहा होता है खाना खाने का इतना ज्यादा। और इस वक्त मन में सोचते हुए काफी तक खुश भी होने में लगी हुई होती है और वो हमारे एमसी को देखती है तो जो मिस सुन होती है वो उससे कहने लगती है कि अच्छा ठीक है अब हमें हमारे काम को कर लेना चालू कर देना चाहिए, अब तुम यहाँ से जल्दी से आओ और इस बंदे से बात कर सकते हो। तभी वहां पर वो लड़की हमारे एमसी का इंटरव्यू लेती है और उससे कहने लगती है कि जो सिस्टर सुने उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हें पता है कि आखिरकार एक असिस्टेंट क्या करता है? तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जो भी तुम मुझसे करने के लिए कहोगी मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूँ। मुझे ही लगता है कि ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला। तभी वो लड़की उससे पूछने लगती है कि मुझे पता है ये नेसेसरीली ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन तुम्हें इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा
जरूरी है। तभी वो एमसी कहता है कि मैं इसके लिए रेडी हूँ। तभी मिथुन उससे कहने लगती है कि जी हाँ, तो मैं इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जबकि तुम इसे देख ही सकती हो, ये काफी ज्यादा खाना बनाने में बेटर है और काफी ज्यादा हैंडसम भी बंदा है, गुड लुकिंग मैन है और इसकी बॉडी का इस्तेमाल कर इसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये बंदा फाइट कर सकता है। लेकिन कुछ पंचेस तुम्हारे लिए क्रिटिकल सिचुएशन में लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी इस बंदे के लिए। ये बात सुनकर हमारा एमसी टोटली कंफ्यूज होता है और समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कहने में लगी हुई है, ऐसा क्या सिचुएशन हो गई है। तभी वो लड़की अपना एक कार्ड देती है और कार्ड देती है उससे कहने लगती है कि अब मैं अपना बिजनेस कार्ड तुम्हें दे रही हूँ और तुम मुझे इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो कल मॉर्निंग में। और तुम्हारा जो प्रोबेशनरी पीरियड है वो 3 मंथ का रहने वाला है और इस 3 मंथ के दौरान 5 सोशल इंश्योरेंस रहेंगे और तुम्हारी जो हाउसिंग फंड्स है उसको कंट्रीब्यूशन वो जैसा बनता है वैसा यूजुअली रहेगा। और बात करें तुम्हारे सैलरी के बारे में तो उससे डिटेक्ट नहीं किया जाएगा और तुम्हारी मंथली बेसिक सैलरी 30,000 युआन रहने वाली है और बोनस भी प्रोवाइड करवाया जाएगा सेपरेटली। क्या तुम्हारे लिए ये एक्सेप्टेबल है? और हमारा एमसी ज्यादा बिना सोचे समझे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कोई डिसीजन लेने में। और इतना सब कहने के बाद हमारा एमसी वहां से चला जाता है और तभी मिथुन उसको जाते हुए देखती है तो उससे कहने लगती है कि ये बंदा पैसों के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र करता है। मुझे नहीं पता कि आखिर इस बंदे को ये भी बात पता है कि आखिरकार तुम क्या करती हो, काम क्या है, तुम्हारा जॉब क्या है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की हमारी मिथुन से कहने लगती है कि अगर इस बंदे को इस बारे में पता नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं पता रहने दो। और वैसे भी मैं पर्टिकुलर पावरफुल पर्सन नहीं, आखिरकार मुझे सभी के सभी लोग क्यों जानने लगे, क्यों जानेंगे, कैसे जानेंगे। तभी वो कहने लगती है मिथुन उससे कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा मॉडेस्ट होने में लगी हुई है क्योंकि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है सभी लोग पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम्हें जानते हैं। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है मिथुन से ये काफी लेट होने में लगा हुआ है, अब मुझे वापस जाना होगा वरना जो मैनेजर है ना वो वाकई में मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगी और वो कॉल भी करेगी। ये बात सुनने के बाद मिथुन उससे कहने लगती है कि जो तुम्हारी जो मैनेजर है वो वाकई में बहुत ज्यादा अनोइंग है, मैं तुमसे बताने में लगी हुई हूँ, तुम्हें उस मैनेजर से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जो मैनेजर है वो तुम्हारे कोई बहुत ज्यादा अच्छी पर्सन है। मुझे इस बात को लेकर श्योर कि पता नहीं कब वो तुम्हें बेचकर खा जाएगा तुम्हारा मैनेजर, जब खा जाएगी तुम्हारी मैनेजर। और तभी वो लड़की अपनी ड्रेसअप करने के बाद चश्मा बसमा टोपी वोपी डालकर वहां से निकल पड़ती है और मिथुन भी उसे बाबे करने के लिए बाहर आती है और उसे बाबे कर अपने घर पर वापस जा रही होती है। लेकिन इसे कुछ याद आता है और वो लिनके के कमरे के पास पहुंच जाती है और वो नोटिस करती है कि वो लिनके अभी भी दरवाजा नहीं खोल रहा, तो उसे कुछ अजीब सा लगता है और वो एक्स्ट्रा चाबी होती है उसका इस्तेमाल करने लगती है और इस्तेमाल करते हुए वो अंदर आ जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे यहाँ पर ये पूछने के लिए आई हुई हूँ कि तुम्हारी जो जॉब की प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है और तुम अपनी तैयारी जल्दी से चालू कर दो, तुम अभी यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ अच्छी जॉब प्रोवाइड करवाई है और तुम्हें अच्छे से काम करना होगा, तुम मुझ पर इस तरीके से बेइज्जती का इल्जाम नहीं लगवा सकते। अगर तुम अच्छे से काम नहीं करोगे तो तुम्हें पता है ना कि इससे मेरी ही बेइज्जती होगी और मैं ऐसा नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। और बिना सोचे समझे वो हमारे एमसी कमरे में घुस जाती है, लेकिन जब आती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। तो वो कहने लगती है कि यहाँ पर एक और ऐसी चीज है जो कि मैं एडवांस में तुम्हें बताना चाहती हूँ पहले से ही। और जब वो अंदर जा रही होती है तो दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे में से हमारा एमसी बाहर निकलता है और हमें पता चलता है कि इस वक्त हमारा एमसी वहां से नहाकर बाहर निकलने में लगा हुआ होता है और वो मिथुन उसके सामने खड़ी हो जाती है और यहाँ के जो सिचुएशन है वो कुछ थोड़ी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। और हमारे एमसी की इस तरीके की बॉडी देखने के बाद हमारी मिथुन का मुंह फटा फटा रह जाता है जैसे कि अभी खा जाएगी। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मिथुन आखिरकार तुम यहाँ पर कब आई, मुझे तो पता भी नहीं चला। तभी मिथुन उससे कहने लगती है कि जब मैं तुम्हारे दरवाजे को नॉक करने में लगी हुई थी तो तुमने यहाँ पर बिल्कुल भी रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली एंटर कर गई और अब यहाँ पर कुछ भी अलग आई मीन चेंज नहीं है या फिर कुछ भी मेरे लिए यहाँ पर नहीं बचा हुआ है काम करने के लिए, तो मैं अपने कमरे में वापस जा रही हूँ और तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए नेक्स्ट टाइम से। ये बात सुनकर हमारा एमसी टोटली कंफ्यूज हो जाता है और उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये मिथुन कहना क्या चाहती है। यहाँ पर जो चाबी से दरवाजा खुलकर तुम आई, मैंने तो लॉक भी किया था, इसमें केयरफुल होने वाली बात कौन सी है। और वो टोटली कंफ्यूज रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हमें मिथुन को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे से बाहर आने के बाद आई मीन हमारे एमसी के कमरे से बाहर आने के बाद उसके ठड़क का पारा बढ़ जाता है, उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है क्योंकि उसकी इस तरीके की बॉडी देखने के बाद वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, कुछ अहंता की सिचुएशन में जा रही है। ऐसा नहीं होने दे सकता मैं, सिचुएशन बदलनी पड़ेगी। तभी हमारा एमसी जैसे अपने ड्रेसअप करने में लगा हुआ था तभी उसका कॉल बजता है और जैसे ही वो उस कॉल को उठाता है तो वहां पर कोई उससे कहने में लगा हुआ था और वो कहने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम होती है। उसकी मॉम उससे कहने में लगी हुई थी कि काफी समय बाद मिले हैं हम लोग और तुमने घर पर काफी समय से कॉल भी नहीं किया था, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है और तुम अपनी मॉम को इस तरीके से चिंता में क्यों डालने में लगी हुई हो। तभी हमारा एमसी उसकी ये बात सुनते हुए उससे कहने लगती कि कुछ दिनों से मैं कुछ ज्यादा ही बिजी रहने में लगा हुआ था और तुम्हें एक्चुअली में बता मैं तुम्हें कॉल करने वाला ही था। तभी उसकी मॉम मुझसे कहने लगती है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझे आसानी से बेवकूफ बना सकती हो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जो रिलेशनशिप तुम्हारी एक सेलिब्रिटी गर्लफ्रेंड के साथ वो कैसे चलने में लगी हुई है, क्या सब कुछ ठीक है, तुम कब मैरिड होने वाले हो और कब लाइसेंस ले लो, कब सर्टिफिकेट लोगे। और इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछने के बाद हमारा एमसी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। जहाँ पर दिखाया जाता है उसकी जो मदर होती है वो अपने सभी के सभी फ्रेंड के सामने बातें करने में लगी हुई होती है और डींगे हाँकने में लगी हुई होती है और वो कह रही होती है कि मैंने तुमसे कहा था ना
तुम्हारे जितने भी आंट्स और अंकल्स है ना लिन के, तुम्हारे बारे में मैंने सभी को बता दिया है कि तुमने एक सेलिब्रिटी गर्लफ्रेंड को पटा लिया है। और लेकिन इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार मैं उनसे कहूँ, वो मेरी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है। और सब लोग ये कहने में लगे हुए हैं कि जो लिन फैमिली है वो कभी भी इस तरीके के आउटस्टैंडिंग बेटे को जन्म नहीं दे सकती। और मुझे ये बात सुनकर काफी तो गुस्सा आने में लगा था, और इसके कारण मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। इसलिए बेटे मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपना दिमाग बना लिया है। जब भी तुम फ्री होगे, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को और तुम यहाँ पर लेकर जरूर आ जाओगे घर पर हमारे, ताकि वो सभी से आकर मिल सके। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहीं सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि श्योर मॉम, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं उसको जरूर लेकर आऊंगा। और इस तरीके से वो कॉल वहीं पर कट जाता है। और नेक्स्ट में हमारे एमसी को दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग पर, जो कि वहां पर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि फाइनली मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूँ, यहाँ पर मैं काम करने वाला हूँ, ये वाकई में काफी अच्छा एरिया है। और तभी वो वहां से गुजरते हुए उसकी मैनेजर के पास मिलता है और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए आया हुआ हूँ, मिस सू जिहान ने मुझे यहाँ पर बुलाया हुआ है। तभी वहाँ पर उसकी फीमेल मैनेजर होती है, वो बाहर आती है और हमारे एमसी से कहने लगती है कि तुम मुझे फॉलो कर सकते हो इनसाइड। और तुम्हें सच सच बता दूं तो यहाँ पर तुम अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही फिल्मिंग के लिए ना ही ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। हमारे घर के अंदर ये सब चीजें बंद, वरना हम तुम पर लीगली रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे और तुम पर इल्जाम लगा देंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? क्या तुम मुझे क्लियर हो? हमारा एमसी कहने लगता है कि जी हाँ मैं क्लियर हूँ। दूसरी तरफ हम हमारी मिस जिहान को दिखाया जाता है, जो कि अपनी योगा एक्सरसाइज करने में लगी हुई होती है। और जब ये ऐसा कर रही होती है तो कभी बवाल लग रही है। और तभी उसकी मैनेजर हमारे एमसी को उसके पास ले जाती है और उससे कहने लगती है कि जिहान, क्या तुम इस बात को लेकर सर्टेन हो? क्या तुम इस बात के लिए पक्की हो कि तुम इसको, इस बंदे को, एक आदमी को, एक मैन को अपने पर्सनल असिस्टेंट की तौर पर रखना चाहती हो? क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि यहाँ पर अनवांटेड र्यूमर्स भी फैल जाएंगे तुम्हारे बारे में इससे? तभी जिहान उसे बताने लगती है कि मिस यू, ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट है और मैं इससे के साथ ही काम करना चाहती हूँ, और मुझे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, भाड़ में जाए वो लोग। और वो अपना चेहरा वारा पहुंचकर वहां से बाहर निकलती है। और इस तरीके से जब कहती है, सुनती है उसकी मैनेजर, तो उससे कहने लगती है कि तुम्हें वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से? आखिरकार तुम्हें क्यों फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें पता भी है कि आखिरकार तुम्हें कितने ज्यादा लोग देखने में लगे हुए हैं इस समय पर, और इस मैन के बारे में बात करें तो आखिरकार ये बंदा कर ही क्या सकता है? ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी अपना हाथ उठाता है और उससे कहने लगता है जी हाँ मैं कुक कर सकता हूँ। तभी जिहान उससे कहने लगती है कि मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया है और वो काफी ज्यादा डिलीशियस था। नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस था इस बंदे का हाथ का बना हुआ खाना। तभी उसकी मैनेजर उससे कहने लगती है कि अगर तुम वाकई में इतना ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो, वो भी बस इसके हाथों का बना हुआ खाना खाने के लिए, तो तुम्हारी मर्जी। तभी जिहान उससे कहने लगते हैं कि जो सिस्टर जू है, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है इस बंदे को अपने लिए हायर करने के लिए, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम क्या कहती हो, और मैं इस बंदे को जरूर रखूंगी। तो मैं नहीं चाहती कि तुम इसके बारे में और भी ज्यादा बकवास करो। तो और एक पोजीशन में जाकर बैठ जाती है। और जब इसकी मैनेजर इसकी ये बातें सुनती है तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती और मान जाती है आखिर में। और तभी वो हमारे एमसी को समझाती है, उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर काम कर सकते हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगी, तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि तुम कभी भी हमारी जिहान के बारे में कुछ उल्टे सीधे थॉट्स नहीं ला सकते अपने दिमाग में, और कभी भी हमारी मिस जिहान के सीक्रेटली फोटोग्राफ्स नहीं खींच सकते, वीडियोस नहीं बना सकते किसी भी तरीके से। और अगर तुमने ऐसा किया तो समझ लेना तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। और हमारा एमसी कह देता ठीक है मैं समझ गया। तभी वो मैनेजर वहां से जाने लगती है, तो वो मैनेजर उससे जाते हुए कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के जा रही हूँ, और तुम आज की जो अनाउंसमेंट है उसके लिए तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए। इस बार जो डायरेक्टर जूहो का ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क है ना, उसके लिए हमें वहां पर जाना है। अगर बॉक्स ऑफिस पर उसकी जो वैल्यू मूवी की वो काफी ज्यादा अच्छी रहे तो तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है एसोसिएशन के द्वारा, और फ्यूचर में काफी ज्यादा रिसोर्सेज भी मिलेंगे। ये सुनने के बाद जिहान काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उससे कहने लगती है कि मैं समझ गई। पर एक बार फिर से वो मैनेजर जाते जाते हमारे एमसी को फिर से वार्निंग देती है और उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, तुम अपना काम कर सकते हो, तुम जाओ खाना बनाओ, अगर तुम वाकई में इतने ज्यादा अच्छे हो खाना बनाने में तो जाओ। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस बस हमारे लाइक जरूर पहुंचा दिए, और गाइस हमारा 100 का जो टारगेट है ना, देखते हैं कब तक पूरा होगा, पर उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आप हमारी फैमिली को ज्वाइन जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट। ख्याल रखिएगा अपना गाइस, बाय बाय।